गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में BSOC 134 के पूरी क्लास को करने जा रहे हैं। इस क्लास में मैं आप सबको कह सकता हूँ चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊंगा इसी एक ही क्लास में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं मैं उन चैप्टर को बताऊंगा, ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको पता चल सके। जो मैं करवाऊंगा अगर आप उनको पढ़ करके चले जाते हैं, या जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा हमारा जो पहला चैप्टर देखेगा, पहला चैप्टर क्या रहेगा, यूनिट नंबर 1 देखेगा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कार्य। पहला चैप्टर रहेगा, इसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे 1.2 में देखेगा सामाजिक अनुसंधान के विकल्प, यानी सामाजिक जो अनुसंधान होता है इसके विकल्प क्या होते हैं, यानी असामाजिक अनुसंधान होता क्या है। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्या देखेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पहले चैप्टर में, सामाजिक अनुसंधान के क्या विकल्प होते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके कह सकता हूं कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा, मानव जाति में हर इंसान में किसी न किसी प्रकार के रूप में एक शोधकर्ता होता है। देखो भाई, ये पूरी जो बुक है ना, सोशियोलॉजी के सेकेंड ईयर के जो बुक है BSOC 134, ये रिसर्च है, शोधकर्ता के रूप में हम बात करेंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान में खास तौर से कह सकते सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में जो शोध होता है उसकी बात की जाए। कह रहा कि भाई मेरे हर इंसान में कोई न कोई शोधकर्ता होता है। हर व्यक्ति कहीं कहीं से अगर आप देखोगे आपको रिसर्चर दिखाई देगा, शोधकर्ता दिखाई देगा, जिसका अभिप्राय अपनी सामाजिक दुनिया में अर्थ प्रदान करना, व्याख्या करने के साथ साथ भविष्यवाणी भी करना होता है। देखो भाई, समाज में हर व्यक्ति का विचार होता है, समाज में हर व्यक्ति चीजों को देखता है, उसकी भविष्यवाणी करता है। समाज में अगर आप देखोगे हर आदमी ना हर चीज को अपने तरीके से देखता है, अपने विचार से, अपने मत से, या अपने शोध करता रहता है, और हर व्यक्ति क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। समाज संबंधी शोध कार्य और सिद्धांत यह काम कई अनंत विषयों को समाहित करता है। हम में से कुछ लोग सामाजिक परिवेश में होने वाले चुनाव को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, जबकि दूसरे लोग सामाजिक में मादक पदार्थों के सेवन, नशे की लत, हिंसा से जुड़े विषयों पर परेशान हो सकते हैं। कुछ बेरोजगारी की समस्या पर, तो कुछ किसानों की आत्महत्या पर। अगर आप देखोगे तो आप देखो समाज में बहुत सारी घटना है भाई। मेरे समाज में कोई बताएगा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर के कोई चिंतित होगा। अगर किसी आदमी को देखोगे तो वह बताएगा कि भाई हमारे समाज में नशा बहुत बढ़ रहा है, जो युवक है नशेड़ी बनते चले जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति होगा कि भाई समाज में चुनाव के लेकर के बताएगा, या समाज में एक प्रकार से जातिवाद बढ़ रहा है, या समाज में हिंदू मुसलमान बढ़ रहा। हर आदमी अगर आप देखोगे तो समाज में अलग अलग समस्याओं को लेकर के आपको चिंतित दिखाई देता है। देखो आप देखो ना, समाज में दुनिया भर की समस्याएं, और समाज में हर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार से आपको चिंतित दिखाई देता है। वह समाज को एक अलग तरीके से देख रहा है। सबकी समाज को लेकर के जो चिंता है वह बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो शोधकर्ता होते हैं, जो समाज शास्त्री, जो समाज को लेकर के शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनमें भी कह सकते हैं कि समाज के जो विषय होते हैं अलग अलग विषयों पर भी वो क्या करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। कोई भाई कह सकते हैं कोई व्यक्ति जलवायु को लेकर के परेशान है, किसी को लगता है समाज में किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई किसी को लगता होगा वो समाज को लेकर के चिंतित है, भाई लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोई अगर समाज में चिंतित होगा कि फीस, यानी स्कूल कॉलेज की जो फीस है वह महंगी होती जा रही। किसी को लगता होगा कि भाई समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा, किसी को लगता है समाज में जातिवाद बढ़ा। तो अगर आप देखोगे तो हर व्यक्ति समाज को अलग अलग प्रकार से देख रहा, उसके देखने का जो नजरिया है, उसका जो शोध का विषय, समाज को अलग प्रकार से वो चीज को लेकर के अगर आप देखो, हर व्यक्ति जो है समाज में अलग अलग प्रकार से समस्याओं को लेकर के चिंतित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी एक समग्र रूप से हमारे गांव और वैश्विक स्तर पर होने वाले सूक्ष्म और बृहद दोनों ही मुद्दों में व्याकुल होते हैं। अगर आप देखो हर व्यक्ति, चाहे छोटा से छोटा परिवर्तन हो, चाहे बड़े से बड़ा मुद्दा, उसको लेकर हम लोग व्याकुल रहते हैं। हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों को समझने और समझाने में रुचि रखते हैं,
जिज्ञासा का यह मूल भाव ही सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का आधारभूत है। देखो, हर आदमी में अगर आप देखोगे तो समाज में हो रहे परिवर्तनों को लेकर के जिज्ञासा रहती है। समाज में जो बदलाव हो रहा है, समाज में जो समस्या है, हर व्यक्ति अगर आप देखो उसको लेकर के क्या रहता है, दूसरों को समझाना चाहता है कि भाई समाज में ये हो रहा है, हो रहा है, समझाने का प्रयास करता है। यही है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान, यानी अगर आप देखो समाज में अनुसंधान मतलब समझते हो, नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई खोज हो रही है। अगर आप देखो ना, जिस प्रकार से विज्ञान में नई नई खोजें होती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं और नई नई चीजें हमें दिखाई देती, उसी प्रकार से समाज में जो समस्याएं हैं, समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी लेकर के अगर आप देखो, जो समाज शास्त्री होते हैं वह शोध करते रहते हैं, वह रिसर्च करते रहते हैं और समाज की समस्याओं को हर जो समाजशास्त्री अलग प्रकार से देखता है, वह भी रिसर्च करता रहता है, चीजों को करता रहता है। यही कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान बात करता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का मतलब है कि समाज में जो समाजशास्त्री हैं, वह समाज की समस्याओं को देख करके चिंतित रहते हैं और लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि इन सामाजिक समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, लोगों को समझाते हैं। और हम लोगों के मन में भी इसको लेकर के जिज्ञासा रहती है। भाई, हर आदमी के मन में जिज्ञासा, समाज में बेरोजगारी है, समाज में महंगाई है, नवयुवक नशे की तरफ जा रहे हैं, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में जातिवाद है, हमारा जो समाज है वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के समाज चिंतित है और समाज में इस प्रकार से जो शोध होते, जो समाज शास्त्री होते हैं, वो इन समस्याओं पर क्या करते हैं, शोध करते हैं। तो यह सामाजिक विज्ञान अनुसंधान इसी चीज को कहा जाता है या इसी चीज को बोला जाता है। ठीक है, अगला देखें, हम लोग देखें सामाजिक शोध के विकल्प क्या है, यानी जो समाज में शोध होता है उसके लिए क्या क्या विकल्प है। देखिएगा, कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आज जानते हैं, वह सामाजिक अनुसंधान के विकल्प के लिए माध्यम से सीखी गई। हमारे ज्ञान और जानकारी बहुत से हिस्सों तथा तथ्यों पर आधारित। देखो, हम लोगों को जो जानकारियां मिलती है ना, अलग अलग एंगल से मिलती है, अलग अलग चीजों से मिलती है। हमारे माता पिता और अन्य लोगों ने हमें बताते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको माता पिता से मिलेगी, आपको बहुत सारी जानकारी आपको दोस्तों से मिलेगी, आपको बहुत सारी जानकारी हमारी जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उनसे मिलती है। तो जानकारी का जो आधार होता है वह बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति सामान्य ज्ञान के उपयोग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान कार्य संचरित, संगठित और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये वैकल्पिक नहीं होते हैं। कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में सामान्य ज्ञान, मीडिया मिथक और व्यक्तिगत अनुभव कहते हैं। जो समाज में जो शोध होता है, समाज में अगर कोई रिसर्च होती है, तो जो रिसर्च होती है उसके लिए कहां-कहां से व्यक्ति सोचता है, उसका विकल्प कहां-कहां से आता है। तो सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान। भाई, अगर आपके समाज के बारे में अगर आपको सामान्य ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, तभी तो आप समाज के बारे में रिसर्च कर पाओगे। जैसे मान लो हमारे समाज में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं, आपको इस चीजों के बारे में पता होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा, तभी तो आप समाज के बारे में क्या कर पाओगे, कोई रिसर्च कर पाओगे, कोई शोध कर पाओगे। तो व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान रहेगा, अगर आप चीजों को जानेंगे, तभी तो समाज के बारे में आप कोई भी रिसर्च करोगे। भाई, समाज में कोई भी समस्या है, समाज में जो समाज शास्त्री हैं, जब उनको समाज के बारे में कॉमन नॉलेज है, सामान्य ज्ञान रहेगा, समाज की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, तभी तो वह शोध कर पाएंगे, तभी तो रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, समाज शास्त्र में हमें एक समाज को समझने में मदद करता है। इसे एक समाज के दूसरे समाज को व्यवस्थित तुलना में भी हमें बताता है। भाई, समाज शास्त्र हमको समाज को समझने में मदद करता है और समाज शास्त्र ये भी बताता है कि एक समाज दूसरे समाज से अलग कैसे है। और समाज शास्त्र में कह सकते जो शोध होता है, वह समाज में जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उनका एक प्रकार से निदान करने की बात करता है। अगर आपको समाज के बारे में कॉमन सेंस रहेगा, यानी सामान्य ज्ञान रहेगा, तभी तो आप कोई न कोई भाई शोध कर पाओगे, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, नहीं तो आप कैसे रिसर्च करेंगे। दूसरा कारण कह सकते हैं कि हम लोग जो हो सकता है, देखिएगा, व्यक्तिगत अनुभव। भाई, आप समाज में किसी प्रकार का शोध या रिसर्च तब कर सकते हैं जब आपने उसका एक्सपीरियंस किया होगा, व्यक्तिगत अनुभव ने। जैसे मान लो कि अगर मुझे समाज में जातिवाद को लेकर के रिसर्च करनी है, शोध करना है, तो अगर मैंने जातिवाद को देखा है या मैंने जातिवाद किस प्रकार से समाज में जातिवाद बढ़ रहा है या समाज में किस प्रकार से जातियों के साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, अगर उस भेदभाव को मैंने स्वयं अनुभव किया है या मेरे साथ हुआ है, तब शायद मैं उस चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकता हूं, अच्छे से बता सकता हूं। अगर समाज में
अहिंसा है या हिंसा है, या कह सकते समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है, या समाज में कह सकते जो नवयुवक हैं वह धूम्रपान या नशे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने उस चीज को अनुभव किया होगा तब कह सकते हैं कि आप जो है अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि रिसर्च कर सकते हैं या समाज विज्ञान में अनुसंधान कर सकते हैं। भाई समाज विज्ञान में सामाजिक जो समस्या है उस पर, उन चीजों पर रिसर्च आप तभी कर सकते हैं जब उन चीजों को आपने स्वयं देखा हो या उस चीज को एक्सपीरियंस किया हो। बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के तो आप कैसे भाई रिसर्च करेंगे, आप उस बारे में कैसे जानेंगे। तो अगर आपके बारे में उसका व्यक्तिगत अनुभव होगा तब आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके बारे में, उसको आपके बारे में अगर रियल में नॉलेज है, अगर आपने उस चीज को देखा है या अनुभव किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं असामान्य समापन। देखो, असामयिक समापन होना, देखो यह पहले दो त्रुटियों के साथ संचालित होता है। असामान्य समापन तब होता है जब शोधकर्ता को लगता है उसके पास सभी उत्तर हैं, उसे सुनने, जानकारी प्राप्त करने या किसी भी प्रश्न को उठाने की आवश्यकता नहीं। देखो, असामयिक समापन का मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति समाज के बारे में रिसर्च करने जा रहा है या शोध करने जा रहा, अगर उसको लगता है कि उसे समाज के बारे में समस्त जानकारियां हैं, उसे किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, तब कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है। भाई अगर आपको समाज के बारे में सारी जानकारियां हैं, समाज में समस्याएं क्या, समाज में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको सारी चीजें पता होंगी तो हम लोग कह सकते हैं कि आप समाज के बारे में अच्छी तरीके से शोध कर सकते हैं, अच्छी तरीके से क्या सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप रिसर्च करते समय कोई भी निर्णय ले सकते हैं, वैज्ञानिक मानकों को अच्छे तरीके से यूज करके आप समाज की गहराई को निकाल सकते हैं। अगर आपको समाज के बारे में सभी प्रकार की जानकारी है, अगर आपको कोई समस्या है, सभी समस्याओं का अगर आपके पास उसका समाधान है, अगर आपके पास उसका उत्तर है, तब शायद कहा जा सकता है कि आप समाज के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, वह अनुसंधान कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला चौथा कह सकते हैं परिवेश प्रभाव। प्रभाव मंडल प्रभाव बताता है कि हम सामान्य से अधिक सकारात्मक और प्रतिष्ठित होने का विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी तटस्थ या सामान्य तरीके से सभी का मूल्यांकन करने की बजाय व्यक्तिगत स्थानों और चीजों से पूर्व लोक नीति का अनुमति देता। करें कि अगर हम लोग समाज में अनुसंधान करें, रिसर्च करें, अगर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं तो अनुसंधान करते समय हमें व्यक्तियों का, स्थानों का और चीजों के आधार पे हमें अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या व्यक्तियों के आधार पर, स्थान के आधार पर और चीजों के आधार पर बिल्कुल भी अलग हो सकती है। ये नहीं कि आप किसी भी समस्या का हर जगह पर सेम तरीके से रिसर्च करें या अनुसंधान करें। कोई भी समस्या, समाज की कोई भी प्रॉब्लम है, वह व्यक्ति के आधार पर या समाज के आधार पर या स्थान के आधार पर या चीजों के आधार पर बिल्कुल भी अलग हो सकती है। इसलिए हमें समाज विज्ञान में सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक रिसर्च करते समय हमें व्यक्तियों का, स्थानों का और चीजों का ख्याल रखे या ध्यान रख के कह सकता चाहिए, रख के हमें उस चीजों का क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, या रिसर्च करने की क्या है हमें जरूरत है। अगला देखिएगा, इसमें जो हमारा लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, खास तौर से अगर आप देखोगे, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि भाई मेरे गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है और मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में शोध करते हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए दो प्राथमिक गुणवत्ता होती है, एक तो गुणात्मक होता है, दूसरा मात्रात्मक होता है। ठीक है, देखिएगा, जब समाज में जो रिसर्च किया जाता है, जो रिसर्च होता है या शोध होता है, वह गुणों के आधार पर किया जाता है, गुणात्मक अनुसंधान कह सकते हो। और जब मात्रा को लेकर के अनुसंधान किया जाता है, जैसे लोग कितने हैं, या कह सकते कि यानी कोई नंबर है, मात्रात्मक मात्रा को लेकर जब करते हैं, जनसंख्या कितनी है, या कह सकते हैं कि कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोगों को सुविधाएं मिली हैं, इस आधार पर जब हम शोध करते हैं तो उसको मात्रात्मक शोध मिलता है। गुणों के आधार पर जो शोध किया जाता है गुणात्मक शोध होता है, और मात्रा यानी नंबर, संख्या के आधार पर अगर कोई शोध किया जाता है तो हम मात्रात्मक अनुसंधान। यहाँ पर देख लेते, देखिए भाई क्या गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में गुणात्मक अनुसंधान मूल रूप से उस क्षेत्र का अवलोकन और बातचीत पर निर्भर करता है जहां शोध कार्य किया जा रहा। गुणात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि जहां पर रिसर्च हो रही है, इसमें शोध के विषय के साथ बातचीत विषय में मातृभाषा की जाती है। देखो, गुणात्मक शोध अगर कहीं पर किया जाता है तो उसमें जो बातचीत की जाती है तो मातृभाषा में की जाती है। अनुसंधान करने की इस
परंपरा का बहुत बड़ा श्रेय मानव विज्ञानी को दिया जाता है। ठीक है, मानव विज्ञानी जैसे फ्रांज बाउन है, इन लोगों को दिया गया है। देखिएगा, समाज शास्त्र में अनुसंधान में करने की इस विधि को रॉबर्ट ई पार्क ने मार्गदर्शन की प्रमुखता मिली है। उन्होंने अपने छात्रों को शहर की विविधता, विषम जातीयता और जटिलताओं को निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। गुणात्मक अनुसंधान अपने दृष्टिकोण में प्रकृतिवादी, प्रतिगावादी, नृविज्ञानी है। गुणात्मक शोध कई प्रकार के होते हैं। क्या करें भाई मेरे, जो गुणात्मक शोध होता है कई प्रकार के आंकड़े संग्रह करने की विधि को करते हैं। तो गुणात्मक शोध में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और आंकड़ों को इकट्ठा करके क्या करते हैं, शोध करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभागियों का अवलोकन करने का कार्य होता है, जिसमें शोधकर्ता की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। उन लोगों के बीच यह समूह के एक सुनियोजित गहरे ब्यौरे को उत्पन्न करता है, अध्ययन करना चाहते हैं। गुणात्मक अनुसंधान सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण, ऐसा विचारधारा जो अध्ययन के लिए, देखो गुणात्मक शोध का मतलब होता है जिसमें हम समाज में लोगों को क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं और आंकड़े इकट्ठा करके हम उनके गुणों के आधार पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। इस गुणात्मक शोध को बताता है कि भाई लोगों की सांस्कृतिक व्यवहार कैसा है, या लोगों की मूल्य क्या है, लोगों के विचार क्या है, इस आधार पे कह सकते हैं कि गुणात्मक शोध किया जाता है। तो गुणात्मक शोध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, गुणात्मक शोध के बाद जो होगा अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें मात्रात्मक शोध क्या होता है। मात्रात्मक शोध अगर देख लेते हैं थोड़ा सा, गुणात्मक शोध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुणात्मक शोध आपके जरूर आ सकता है, गुणात्मक शोध को लेकर के जरूर पूछेगा। मात्रात्मक शोध देख लेते हैं, मात्रात्मक जो मात्रा को लेकर के किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा मात्रात्मक शोध, देखिएगा मात्रा, देखो मात्रात्मक अनुसंधान में प्रकृति विज्ञान में दृष्टिकोण के कई गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान प्राकृतिक विज्ञान मॉडल द्वारा समर्थित होता है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति विज्ञान को तर्क और कार्यवाही का एक ज्ञानवादी विज्ञान मानक प्रदान करना। देखो मात्रात्मक शोध में क्या होता है कि भाई मेरे, जो प्रकृति विज्ञान होता है उसके आधार पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखो इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य अनुसंधान का मूल्यांकन किया जाता है। इससे पहले इसे वैध ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह आंकड़े संग्रह करने के विभिन्न और अलग अलग तरीकों से, देखो अगर आप देखो मात्रात्मक जो शोध होता है उसमें क्या किए जाते हैं, आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, यानी डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है के तरीके होते हैं। अधिकांश सर्वे, यानी जो मात्रात्मक शोध है उसमें ज्यादातर जो शोध होता है सर्वे के जरिए किए जाते हैं। होता नहीं जैसे सर्वे होता है, सर्वे डिजाइन करने के आधार पर होता है। ठीक है, सर्वे का प्रयोग मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके हैं। यानी जो मात्रात्मक शोध होता है उसमें क्या किया जाता है भाई मेरे, सर्वे किया जाता है, लोगों से जाकर के पूछा जाता है, सर्वे टाइप से मात्रात्मक शोध होता है। यानी समाज में, यानी सामाजिक विज्ञान अगर आप देखोगे, खास तौर से हम देखेंगे तो समाज में जो रिसर्च हो रही है, जो मात्रात्मक शोध क्या करता है, एक सर्वे टाइप से शोध करता है। क्या करता है, सर्वे करता है। समाज में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका समाधान निकालना है तो मात्रात्मक शोध ये बताता है सर्वे के तरीके से होता है। सर्वे में जो नंबर आते हैं उनकी मात्रा के आधार पर अपने रिजल्ट को बताता है। ठीक है, या इसमें सबसे पहले एकत्रित आंकड़े को आधिकारिक और सरकारी आंकड़ों की तरह विश्लेषण करना। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। पहले सर्वे करेंगे और खूब सारा आंकड़ा इकट्ठा करेगा, और फिर आंकड़े को इकट्ठा करके क्या करेगा, वो पूरा अपना शोध करेगा, रिसर्च करेगा, इस आधार पर किया जाता है। दूसरा कह सकते हैं इस अवलोकन करना, यानी जो आंकड़े आते हैं उनका अवलोकन यानी उनका मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के आधार पर उनका रिकॉर्ड रहता है और फिर उनका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे फिर उनको समाचार पत्रों में, मीडिया में और समाचार पत्रों में उनको छापा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी मात्रात्मक जो शोध होता है वह क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, और आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं, जो प्राइवेट आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को इकट्ठा करके किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी आंकड़ों को इकट्ठा करके, सर्वे के जरिए आंकड़े इकट्ठा करो या लोगों से जाकर के पूछो, लोगों से बातचीत करो, यानी सर्वे के आधार पर ये आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, और आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद क्या किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से अपने शोध किया जाता है। वही होता है मात्रात्मक शोध विधि। ठीक है, और यानी
डाटा कलेक्ट करना, किसी टाइप से सर्वे करके डाटा कलेक्ट करो, या लोगों से जाकर के बात करो, या सरकार के पास कोई डाटा हो, कोई नंबर है उसको कलेक्ट कर लो, या किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई डाटा दिया हो उसको कलेक्ट कर लो। फिर जो आपके डाटा आया है, यानी उन डाटा के आधार पर आपको क्या करना है, पूरा अनुसंधान करना है, पूरा जो रिसर्च करनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि मात्रात्मक शोध विधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी करके जाना जरूर रहेगा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, खास तौर से अगर आपको ऐसे भी आएगा एग्जाम में, बता दूं गुणात्मक शोध क्या होता है और मात्रात्मक शोध क्या होता है, ये दोनों चीजें आ सकती है। इसके आगे भी चैप्टर मिलेंगे, आगे भी हम उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं वाला है, देखिएगा चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 क्या रहेगा, सिद्धांत और शोध कार्य। खास तौर से सिद्धांत क्या होता है और शोध क्या होता है, दो चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, और दूसरा जो देखेंगे शोध क्या होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और दोनों आपसे इसमें पूछा जरूर जा सकता है कि भाई सिद्धांत क्या होता है या शोध क्या होता है, या फिर आपसे जैसे मान लो पूछेगा सिद्धांत और शोध के बीच में संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। यही दोनों चीजें आपके लिए क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, देखो सामाजिक सिद्धांत को परस्पर जुड़े विचारों की एक प्रणाली, सिद्धांत क्या था, एक प्रकार का विचार होता है। भाई देखा तुम सबने तो हर सिद्धांत होते हैं, जो बड़े बड़े थिंकर होते हैं, जो बड़े बड़े विचारक होते हैं ना, जैसे मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये लोग ही तो सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत एक प्रकार का क्या होता है, किसी व्यक्ति का विचार है। सिद्धांत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई विचार होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे वस्तुनिष्ठता पर या हर किसी चीज पर, एक ही चीज पर जब लोग अलग अलग प्रकार से अपना विचार देते हैं, वही क्या होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है, सामाजिक दुनिया के बारे में ज्ञान को संकुचित और व्यवस्थित करता है। क्या करता है, सिद्धांत जो है ज्ञान को संकुचित करता है और व्यवस्थित करता है। दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में बात करने के लिए लोग हमेशा नए सिद्धांत बनाते हैं, यानी जो सिद्धांत होता है हमेशा नए नए बनते रहते हैं। लोग प्रायः सिद्धांत को स्पष्ट किए बिना ही अंकित किए बिना ही इसका उपयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि गरीबी का कारण शिक्षा का अभाव है, पारंपरिक नैतिक मूल्यों में गिरावट होने के कारण अपराध की दर बढ़ रही है, यह सिद्धांत को व्यक्त करता है। यानी जब हम किसी समस्या को, किसी चीज को बताते कि भाई ये जो समस्या इस कारण से है, यही क्या होता है, सिद्धांत है। आम आदमी को ऐसे सिद्धांत कम व्यवस्थित होते हैं, ना ही वो प्रतिपादित होते हैं। अनुभवजन, देखो आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, वह सिद्धांत नहीं बनाता। सिद्धांत जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो थिंकर होते हैं, जैसे मैंने पता ना, अगर सोशियोलॉजी में देखोगे जैसे कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, इन्हीं लोगों ने तो सिद्धांत दिया है। तो सिद्धांत एक प्रकार का क्या होता है, विचार होता है। किसी भी चीज को लेकर के जो विचार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। भाई यही तो भाई सिद्धांत होता है। और आम आदमी का सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि जो सिद्धांत होते हैं काफी जटिल होते हैं। आम आदमी के लिए सिद्धांत को समझना काफी मुश्किल है ना। अरे तुम देखते नहीं, अगर कोई भी थ्योरी आती, कोई भी सिद्धांत आता, चाहे समाज सोशियोलॉजी में थ्योरी हो, आप लोग वैसे भी समझ नहीं पाते थ्योरी को। देखो एक ही चीज को लेकर के जब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उसे हम कह सकते हैं सिद्धांत कह सकते हैं। एक सिद्धांत आमतौर पर अटकलें और परिकल्पना के साथ भ्रमित होता रहता है, और से जब तक सिद्धांत साबित ना हो जाए तब तक अटकलें, यही सिद्धांत एक प्रकार से क्या करता है, उसमें बहुत सारी अटकलें होती हैं कि भाई सही है या गलत है। ठीक है, जब सबूत और प्रमाण बन जाते हैं तब सिद्धांत बनता है। देखो कोई भी बात, अगर आपकी कोई भी बात है, अगर उसका सबूत मिल जाए, अगर उसका प्रमाण मिल जाए, तो वह क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। जैसे तुम कोई बात बोल रहे हो, अगर वो सही हो गई या उसका कोई सबूत मिल गया, तो क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। बिना किसी प्रश्नों के, और उनका अर्थ स्वयं व्यक्त करता है। सिद्धांत तथ्यों के बीच संबंधों को बताता है। सिद्धांत जो होता क्या, जो तथ्य हैं, तथ्यों के बीच में जो संबंध होता है, उस चीज को व्यवस्थित तरीके से कौन बताता है, सिद्धांत बताता है। सिद्धांत को हम थ्योरी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये थ्योरी, यानी तथ्यों और आदेशों का अर्थ देने का काम कौन करता है, सिद्धांत करता है। यानी जो भी हमारे तथ्य होते हैं और आदेशों को अर्थ देने का काम कौन करता है, सिद्धांत करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत के मूल तत्व क्या है, सिद्धांत में क्या अवधारणा होती है, यानी कोई न कोई अवधारणा होती है। भाई कोई भी सिद्धांत होगा उसमें अवधारणाएं होगी, यानी क्या विचार होता है ना। अवधारणा मतलब क्या होता है, विचार होता है। कोई भी सिद्धांत होगा उसमें कोई न कोई क्या होता है भाई, विचार होता है। ठीक है, क्या होता है, विचार। इन लोगों की सोच विचार, यानी किसी चीज को लेकर के उसका विचार क्या है, राय क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा सिद्धांत में क्या होता है, चर होते हैं,
प्रभावित करने, चर का मतलब इसमें कई प्रकार की बातें होती हैं। चर मतलब क्या है? उसमें कई प्रकार के स्तरों पर क्या होती बातें होती है। जैसे एक आयु वर्ग है, अवर्ग है, सामाजिक तथ्य है, ये क्या होता है? चर होते हैं। और जो सामाजिक सिद्धांत होता है उसमें कोई न कोई कथन होता है। क्या? कोई न कोई कथन होता है, ठीक है? कोई न कोई बयान होता है। जैसे कैसे कार्ल मार्क्स ने कोई सिद्धांत दिया है या मैक्स वेबर ने कोई सिद्धांत दिया है, ठीक है क्या? भाई उसमें कोई न कोई कथन होता है ना, उसकी कोई न कोई बात होती है जिसमें सिद्धांत बनती है ना, उसका स्टेटमेंट होता है, यानी कि उसका कोई न कोई बयान होता है। भाई उसने जो बात बोली है उसका क्या बन गया? सिद्धांत बन गया है। इस प्रकार से सिद्धांत में क्या होती है? एक विचारधारा होती है। सिद्धांत में क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है? विचारधारा होती है, जो उस सिद्धांत को एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रूफ करती है। सिद्धांत में क्या होती है? विचारधारा होती है। जैसे आपका कोई विचार है, विचार ही धारा ही तो आगे चल कर के क्या बनती है? सिद्धांत बनती है। जैसे मैं किसी चीज में विश्वास करता हूं तो मैं उसको अपना सिद्धांत बता दूं। विचारधारा ही आगे यानी विचारधारा जो होती है वह सिद्धांत को व्यवस्थित करने का काम करती है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सिद्धांत इंपॉर्टेंट। अनुसंधान क्या था? अनुसंधान को बोलते हैं भाई मेरी रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च एक प्रकार से अगर कोई भी चीज है उस पर जब शोध होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, देखिएगा क्या देखिएगा, अनुसंधान क्या देखिएगा, अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम व्यवस्थित रूप से प्रदर्शनीय तथ्यों के समर्थन, एक प्रश्न का उत्तर और एक समस्या का समाधान के लिए प्रयास करते हैं। देखो अनुसंधान का मतलब था कि समाज में अगर कोई समस्या है, उस समस्या का अगर समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसंधान। यानी जो भी सामाजिक समस्याएं, क्या बोला? जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, अगर उन सामाजिक समस्याओं को लेकर के अगर हम उनका समाधान खोजते हैं, उसी को बोलते हैं रिसर्च। जैसे मान लो भाई समाज में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है? अगर इसका समाधान खोजा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अनुसंधान बोलेंगे, रिसर्च बोलेगा। अगर मान लो समाज में नशा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? नशा बढ़ रहा है। तो मान लो कि नशा क्यों बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? जब इसका समाधान खोजा जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे? अनुसंधान कहा जा सकता है। यानी सामाजिक समस्याओं का जब हल ढूंढा जाता है, ये सामाजिक समस्याएं क्यों हैं, अगर उन सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते हैं, वह रिसर्च का काम करती है। ठीक है, रिसर्च एक प्रकार से क्या कहते हैं? किसी भी समस्या का समाधान करने की क्या करती है? बात करती है। और जो रिसर्च होती है वह पूरी तरह से व्यवस्थित होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। क्या होती है? जो रिसर्च यानी जो अनुसंधान होता है व्यवस्थित होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, वह यानी बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का साइड लिए वो क्या करता है? पूरी तरीके से भाई बात को बताता है। इस सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या होती है भाई? रिसर्च होती है। ठीक है, शोध किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शोध कहा जाता है। भाई कोई भी सामाजिक समस्या उसके लिए देखो, जो जो भी अनुसंधान होता है उसका न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्यों का कोई भी अनुसंधान नहीं किया जाता। जैसे मान लो कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो भाई, उसका कोई न कोई तो टारगेट होगा ना भाई, क्यों शोध कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बिना बिना उद्देश्य के कोई भी अनुसंधान यानी कोई भी रिसर्च होती नहीं। आज तक दुनिया में देखोगे ना, कोई भी शोध हुआ होगा उसके पीछे न कोई सोच थी। भाई समाज में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप भाई कोई भी अगर शोध करता है ना तो वो किसी न किसी चीज को साबित करना चाहता है। भाई मैंने तो ऐसे बोला था, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो यानी जो अनुसंधान होता है उसका हमेशा क्या होता है? उद्देश्य होता है। बिना किसी उद्देश्य के अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, ये चीजें होती है अनुसंधान में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुसंधान में। और क्या? अनुसंधान में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, अनुसंधान के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान में समस्याओं का चयन किया जाता है और फिर उसको बताया जाता है। अनुसंधान में कोडिंग किया जाता है, यानी जो अनुसंधान होगा उसमें किया जाता है, समस्या का विश्लेषण किया जाता है। अनुसंधान में परिणाम यानी रिजल्ट निकाले जाते हैं और फिर रिजल्ट की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। ये सब चीजें क्या होती है? अनुसंधान में किया जाता है। यानी अनुसंधान में सबसे पहले कोई समस्या है, उस समस्या को सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमें रिसर्च करना है। दूसरा क्या करेंगे? उस अनुसंधान को कैसे करना है उसके लिए पूरा डिजाइन बनाएंगे, यानी पूरा खाका तैयार किया जाता है। तीसरा, अनुसंधान के लिए जब हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए आंकड़े इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लो आपको कोई अनुसंधान यानी शोध करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं ना अनुसंधान के लिए। फिर अनुसंधान में जो आंकड़े हैं, ठीक है, उन आंकड़ों का हम विश्लेषण करते हैं, या उन आंकड़े क्या कह रहे हैं, या जो नंबर आपने कलेक्ट किया वो नंबर क्या करें, उसको एक प्रकार से क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, फिर उसका जो विश्लेषण होता है उस विश्लेषण के आधार पर क्या रिजल्ट निकल रहा है
वो रिजल्ट निकाल करके हमारा पूरा जो अनुसंधान होता है वह कंप्लीट होता है। अनुसंधान में 5 प्रक्रियाएं होती हैं और हर अनुसंधान में इन 5 प्रक्रियाओं के जरिए क्या होता है अनुसंधान होता है या अनुसंधान को किया जाता है। दूसरा कह सकते हैं अनुसंधान और जो सिद्धांत होता है उसमें पूरी तरीके से एक दूसरे के पहलू जुड़े होते हैं। भाई अनुसंधान भी सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है और सिद्धांत भी जो होता है वह भी सामाजिक समस्याओं का ही समाधान करता है। अनुसंधान में भी कोई न कोई विचार होता है और सिद्धांतों में भी क्या होता है विचार ही होता है। अनुसंधान भी कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि सामाजिक सिद्धांत यानी समाज में समस्याओं को दूर करते हैं या समाज शास्त्र में अनुसंधान होते हैं। उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं जो सिद्धांत होता है वह भी समस्याओं का समाधान करता है, वह भी सामाजिक विज्ञान में क्या करता है उसको भी किया जाता है। तो अगर आप देखें आपसे एग्जाम में अगर आप देखोगे या तो अनुसंधान या तो आपसे शोध, दोनों में से कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछा जा सकता है। और चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में सवाल या कह सकते क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इस क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। वस्तुनिष्ठता देखो भाई सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि सामाजिक विज्ञान में अगर कोई शोध हो रहा है, अगर कोई रिसर्च की जा रही है तो निष्पक्ष होकर के की जाए, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का साइड लिए, बिना किसी के समर्थन दिए हुए हमें निष्पक्षता के साथ, हमें ईमानदारी के साथ अगर हम लोग शोध करते हैं रिसर्च करते हैं उसी को बोला जाता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ये बताती है कि अगर आप समाज विज्ञान में या कह सकते हैं सोशियोलॉजी में अगर आप समाज शास्त्र में अगर आप कोई शोध कर रहे हैं कोई रिसर्च कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर के ईमानदार होकर के ठीक है बिना किसी का साइड लिए हुए आप सही तरीके से विश्लेषण करें, सही तरीके से आप निष्पक्ष होकर के उसका शोध करें या रिसर्च करें। यही बात जो है वस्तुनिष्ठता को बताती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता दुर्खिम को लेकर के बात करेंगे और दूसरा जो हमारा रहेगा वस्तुनिष्ठता मैक्स वेबर को लेकर के। ये दो थिंकर हैं, एक तो दुर्खिम के बारे में देखेंगे और दूसरा जो मैक्स वेबर को लेकर के बात करके। तो यहां पर देखेगा वस्तुनिष्ठता होती क्या देखेगा, इसका जवाब देने के लिए हमें पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे। सामान्य रूप से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता और विशेष रूप से समाजशास्त्र के लिए तब से चिंतित रही है जब अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र के विषय में परिकल्पना की गई है। देखो कहने का मतलब है कि जो वस्तुनिष्ठता होती है वह निष्पक्षता की बात करती है। भाई समाज विज्ञान में अगर समाज शास्त्र में या कह सकते हैं समाज शास्त्र में अगर आप लोग कोई शोध करें रिसर्च करें तो आप निष्पक्ष होकर के ईमानदार होकर के क्या करें आप उसकी शोध करें या रिसर्च करें, यही वस्तुनिष्ठता। देखो एक समाज विज्ञान के एक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र को स्थापित करने के लिए वस्तुनिष्ठता इसलिए सभी के लिए एक चिंता का विषय था। ठीक है, जॉर्ज सी में मेल वस्तुनिष्ठता को पश्चिम संस्कृति इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा है। एक आम आदमी के भाषा में वस्तुनिष्ठता को शोध कार्य के लिए निष्पक्ष और आलोचना के लिए तत्पर रहने की दिशा के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि साक्ष्य और तथ्यों को अलग अलग तरीके से निष्पक्ष रूप से सत्यापित किया जाए। देखो भाई कह रहे हैं वस्तुनिष्ठता बताती है कि आपको जो साक्ष्य मिले, आपको जो सबूत मिले, आप जो शोध करें उसमें जो साक्ष्य हैं, जो सबूत है, जो आंकड़े हैं, उनको निष्पक्ष होकर के क्या करें आप उनको सही तरीके से बताएं। जैसे मान लीजिए आप समाज विज्ञान में कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई शोध करें तो उसमें जो आंकड़े हैं, जो नंबर हैं या जो आपके पास तथ्य हैं उन तथ्यों को सही तरीके से सत्यापित करें या सही तरीके से उसको कलेक्ट करें, निष्पक्ष होकर के कलेक्ट करें। ठीक है, यानी आप किसी के साथ पूर्वाग्रह के साथ या पूर्वाधारणा के साथ किसी तरह के यानी नहीं करना चाहिए। यानी हम लोगों को वस्तुनिष्ठ होकर के क्या करें कोई भी रिसर्च करें। वस्तुनिष्ठता यह पूर्वानुमान लगाती है कि वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता से समझा जा सकता है, इसलिए इसे सभी वैज्ञानिक अनुसंधान का लक्ष्य माना जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का मूल सकारात्मकता यानी वस्तुनिष्ठता कहती है कि हमें सकारात्मक होकर के देखो भाई समाज विज्ञान में अगर आप कोई शोध कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो तो निष्पक्ष होकर के, जैसे आपने कोई नंबर कलेक्ट किए हैं, कोई आंकड़े लिए हैं, लोगों के विचार लिए हैं, लोगों से बात की है, तो उसको निष्पक्ष होकर के सारे आंकड़े बताओ और निष्पक्ष होकर के सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ आपको रिसर्च करनी चाहिए। यही चीज वस्तुनिष्ठता को बता रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। देखो शोधकर्ता के लिए व्यक्तित्व
विश्वास और मूल्य की बजाय निष्कर्ष उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसका अध्ययन किया गया है। समाज में विज्ञान की सत्ता के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान के मूल्यांकन करने का एक अच्छा कारण है कि वस्तुनिष्ठता को अक्सर वैज्ञानिक जांच के लिए आदर्श में। तो भाई कोई भी अगर वैज्ञानिक है, कोई भी समाजशास्त्री अगर सर्च करता है, रिसर्च करता है, शोध करता है, तो वस्तुनिष्ठता उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाई हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जो भी शोध हो समाज विज्ञान में वह बिल्कुल निष्पक्ष हो, ईमानदारी के साथ, यानी लोगों के पास जो नंबर जाए, जो परिणाम जाए, या जो भी समाज में समस्याएं, उन समस्याओं का जो समाधान करने के तरीके बता रहे हैं वह बिल्कुल सही हो, बिल्कुल करेक्ट हो, वह पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का भेदभाव किए, हमें सारे आंकड़े और सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। यही चीज वस्तुनिष्ठता को बता रही। देखिएगा दुर्खिम और वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता के, देखिएगा समाजशास्त्र शब्द का आविष्कार अगस्त काम्टे द्वारा किया। भाई जो समाजशास्त्र शब्द है इसको ये किसने इसको लेकर गया था, शब्द को किसने आविष्कार किया, अगस्त काम्टे ने। विषय का नामकरण करने का श्रेय अगस्त काम्टे को दिया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में फ्रांस को एक अकादमिक विषय के रूप में सृजन करने का श्रेय दुर्खिम ने खुद को दिया है। उन्होंने समाजशास्त्र के अन्य विधियों के विषय को अलग अलग विशिष्ट बनाने की दिशा में काम किया। अगर आप देखोगे भाई अगस्त काम्टे ने क्या किया, समाजशास्त्र ना जो शब्द है इस शब्द को लेकर के आए थे, लेकिन कह सकते जो दुर्खिम थे वह कहते समाजशास्त्र में अलग अलग जो विधियां थी, जो रिसर्च होते थे, उसको लाने का श्रेय दिया जाता है। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों को बराबर समाजशास्त्र को स्थापित करने की अपनी खोजों में काम्टे ने समाजशास्त्र में अनुसंधान करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों को प्रतिपादित किया, लेकिन यह दुर्खिम ही थे जिन्होंने समाजशास्त्र को यानी कह सकते हैं कि पद्धति पहलुओं को रेखांकित किया। यानी कह सकते हो कि अगर दुर्खिम ही थे जो कह सकते कि समाजशास्त्र में निष्पक्षता यानी वस्तुनिष्ठता को लेकर के, वस्तुनिष्ठता बता रही है कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी शोध कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर के, ईमानदारी के साथ। जैसे भाई मान लो कि आपने कोई आंकड़े इकट्ठा किए तो आंकड़े गलत मत बताओ, नंबर गलत मत बताओ। ये नहीं कि जैसे मान लो आपने बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा किए तो भाई किसी के दबाव में आकर के आपने ज्यादा आंकड़े थे कम बता दिए, या आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है गलत नंबर बता रहे हो, या आप किसी का पक्षपात कर रहे हो, या किसी एक साइड लेकर के आप रिसर्च कर रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर के जब शोध करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है, देखिएगा सामाजिक तथ्य क्या होता है, यानी सोशल फैक्ट क्या होता है। देखो समाजशास्त्र के विषय और इसकी विधियों को विकसित करने की कोशिश करते हुए दुर्खिम ने प्रतिपादित किया है सभी पूर्व धारणाओं को मिटाना होगा। यानी कह रहे कि अगर हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारे मन में किसी चीज को लेकर के जो विचार है उसको खत्म कर दो। जैसे तुम्हारे मन में किसी जाति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, किसी के व्यक्ति के बारे में अगर कोई सोच है, कोई विचार है तो उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मतलब होता था कि आम आदमी को क्षेत्र में विज्ञान के से बाहर जो कुछ था उसे बचना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। अवैज्ञानिक आम आदमी वाली धारणाएं श्रेणियां उन्हें अपने मूल्यों का अध्ययन करने में अनुमति देती हैं। इसलिए द रोयल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में दुर्खिम ने इस बात पर जोर दिया कि समाज विज्ञान में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा समझा नहीं जा सकता है। ये सामाजिक तथ्य हैं। देखो सामाजिक तथ्य का मतलब था कि जिन चीजों को हम मनोविज्ञान और शारीरिक जरिए नहीं समझ सकते हैं वही सामाजिक तथ्य होता है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य एक वस्तुनिष्ठ, जो सामाजिक तथ्य यानी समाज की जो सच्चाई है वह वस्तुनिष्ठ होती है, वास्तविकता होती है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री अन्य विज्ञानों की तरह उसी प्रकार से करते हैं जैसे भौतिकवादी भौतिक विज्ञान का करते हैं। सामाजिक तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। नहीं भाई, समाज की जो सच्चाई होती है बिल्कुल वस्तुनिष्ठ, बिल्कुल सच होती है, उसमें किसी प्रकार की आप मिलावट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। भाई समाज की जो सच्चाई है, समाज में बेरोजगारी है, समाज में महंगाई है, समाज में करप्शन है, समाज में जातिवाद है, समाज में कह सकते जो लड़के हैं वो धूम्रपान कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, यही तो सामाजिक तथ्य है। और जो सामाजिक तथ्य होता है वह वस्तुनिष्ठ होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। वो क्या होता है, बिल्कुल सच्चाई होती है ना। देखो यानी सामाजिक जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, इस स्पष्टीकरण और यह व्याख्या केवल सामाजिक होती है। दुर्खिम ने पूर्व धारणाओं को समाज शास्त्र से छुटकारा पाने और समाज को वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की है।
काफी मेहनत प्रयास किया है। इस प्रयास को उन्होंने समाजशास्त्रीय अनुसंधान एवं शोध कार्य के प्रथम नियम के सामने रखा है। उन्होंने देखा और कहा कि सामाजिक तथ्य को चीजों के रूप में देखो और विचार करें। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि सामाजिक तथ्य एक विशेष अनुक्रिया करने में सक्षम को व्यक्तिगत रूप से मजबूत करने का विवश किया। देखो यहाँ पर दुर्खिम कह रहा है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होते हैं। समाज की जो सच्चाई होती है, समाज की जो रियलिटी होती है वह बिल्कुल सच, यानी हमें उनके साथ छेड़छाड़ करके कोई भी रिसर्च नहीं करनी चाहिए, कोई भी शोध नहीं करें। समाज में जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिया, कोई आंकड़े लिए, कोई आपने लोगों से सर्वे लिया, तो सर्वे के साथ बिना छेड़छाड़ किए आपको क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग अगर इसमें देखेंगे, इसमें दूसरा जो आता है कि एंगल देखेंगे, आत्महत्या एक अध्ययन। देखो दुर्खिम का विचार और राय यह थी कि आत्महत्या उनके अध्ययन के, उनके पद्धतिगत विचारों का समर्थन किया है। तर्क दिया है कि आत्महत्या को उनके अध्ययन से पता चला है कि वास्तविक नियमों को खोजने के योग्य है। उन्होंने खोजा है कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं के समान ही नियमों का पालन और अनुसरण करती हैं। दुर्खिम ने परोपकारी, अहंकारी और आजारक आत्महत्याओं को पहचान के रूप में मान्यता दी। यानी दुर्खिम कहते हैं जो आत्महत्या होती है वह बिल्कुल वस्तुनिष्ठ नहीं, बिल्कुल सच है। जो आत्महत्या होती है वो परोपकारी, अहंकारी और आजारक आत्महत्या को बताता है। इस प्रकार आत्महत्या को एक व्यक्ति के समाज के साथ एकीकरण के स्तर को बताता है। यानी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता, सुसाइड करता है, व्यक्ति जो करता है बल्कि पूरे समाज ही ऐसी परिस्थितियां बना देता है, समाज में ऐसी स्थिति, सिचुएशन बन जाती है कि व्यक्ति जाकर के क्या कर लेता है भाई, सुसाइड कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने यूरोपीय समाज की संख्या से आत्महत्या से विस्तृत आंकड़े रिकॉर्ड इस्तेमाल किए और पता चला कि आत्महत्या की 10 वर्षों की अवधि काफी स्थिर थी, लेकिन वहां के समाज के बीच और समाज के भीतर सामाजिक तथ्यों के बीच आत्महत्या की दर महत्वपूर्ण अंतर है। देखो जो दुर्खिम था ना, दुर्खिम ने आत्महत्या यानी समाज में जो आत्महत्या जो सुसाइड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको लेकर के उसने क्या किया था, रिसर्च किया था। और खास तौर से यूरोप में बड़ी संख्या में जो लोग आत्महत्या करते थे, सुसाइड करते थे, उसको लेकर के उसने क्या किया था, अपना शोध किया था। किसने किया था भाई मेरे, दुर्खिम ने, इमाइल दुर्खिम इनका नाम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इन अवलोकनों से उन्होंने तर्क दिया कि आत्महत्या की दरें सामाजिक तथ्य मान लिया जाए, क्योंकि समाज के बीच में व्यवस्थित रूप से दरों को विविधता रहती है, इसलिए माना जाता है कि वह सामाजिक रूप से निर्धारित होती हैं। इस प्रकार दुर्खिम ने दावा प्रस्तुत किया कि प्रत्येक समाज में स्वैच्छिक मौतों का एक निश्चित कोटे में योगदान होता है। आत्महत्या में इस भिन्न दरों से समाज का विश्लेषण करके समझा जा सकता है, ना कि विश्लेषण से। आत्महत्या की दरों और सामाजिक तथ्यों की सीमा के बीच संबंधों को बताता है। देखो कह रहे कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो सामाजिक संबंध यानी समाज इस प्रकार से कोई सिचुएशन बना देता है या समाज में कोई चीज होती है जिससे व्यक्ति आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ता है। यानी समाज में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है जिससे व्यक्ति समाज में आत्महत्या की तरफ आगे जाता है। बल्कि इसको विश्लेषण नहीं, बल्कि इसको हमें समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों। तो दुर्खिम इसी बात को कह रहा है कि अगर हमें आत्महत्या पर भी शोध करना है, रिसर्च करना है या समाज में किसी प्रकार का शोध करना है तो हमें वस्तुनिष्ठ होकर करें, यानी निष्पक्ष होकर के उसका क्या करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और जितने भी समाजशास्त्री हैं जो समाज को लेकर के शोध करते हैं व जो रिसर्च करते हैं, उनको पूरी ईमानदारी के साथ या बिना किसी का साइड लिए, बिना किसी का पक्ष लिए उनको क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए, यानी रिसर्च करनी चाहिए। ये सामाजिक यानी यही कह सकते वस्तुनिष्ठता को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, यानी किसी का साइड लो, बिना किसी पक्षपात किए ही हमें क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए। कोई भी रिसर्च हो भाई मेरे, कोई भी शोध हो, इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि हर बार आया है और इसको आपको करके जरूर जाना। जो मैं वस्तुनिष्ठता बता रहा हूँ, वस्तुनिष्ठता पर वेबर के क्या विचार देखेगा। वेबर की सामाजिक विज्ञानों की कार्य पद्धति वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के अधिभावी महत्व के विचार से शुरू होती है। उसका विचार था कि कोई भी वैज्ञानिक विश्लेषण स्वयं में नैतिक मूल्यों को शामिल नहीं कर सकता है, वस्तुनिष्ठ में माना जा सकता है। वेबर के समय कई लोग यह नहीं मानते थे कि एक वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र संभव है, क्योंकि
मूल्यों को शोध प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। वेबर ने यह देखकर निरीक्षण अवलोकन मूल्यों को समस्या का सामना किया कि समाजशास्त्रीय जांच वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और मूल्य मुक्त होनी चाहिए। देखो जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर भी कहता कि अगर कोई भी रिसर्च हो तो वह वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष होनी चाहिए और मूल्यों से मुक्त होनी चाहिए। तो देखो पहले माना जाता था कि अगर समाज में कोई शोध होगा, कोई रिसर्च होगी, वह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, यानी वो ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी का पक्ष लिए हो सकती। क्योंकि पहले लोग मानते थे कि समाज में अगर कोई भी शोध हो रहा है या कोई भी रिसर्च हो रही है, वह वस्तुनिष्ठ यानी ईमानदारी के साथ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मैक्स वेबर इस बात को कहता था कि समाजशास्त्री कोई भी शोध हो, कोई भी रिसर्च हो, वह वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और मूल्यों से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी का पक्ष लिए, बिना भेदभाव किए। आपने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, आपने जो सर्वे किए हैं, वह पूरी ईमानदारी के साथ उसका विश्लेषण करना चाहिए और विश्लेषण करके आप जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप जो एक प्रकार से सामाजिक जो शोध किया है, उस शोध को पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ उस शोध का विश्लेषण करना चाहिए। यही सामाजिक विज्ञान में यानी कह सकते हैं समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता को बताता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत रहती। वस्तुनिष्ठता कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने की संभावना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है देखिएगा क्या है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? प्रतिवर्तता। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 प्रतिवर्तता। तो खास तौर से इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिवर्तता क्या होती है। इसको रिस्पेक्टिबिलिटी भी बोला जाता है। प्रतिवर्तता को अगर आप देखोगे रिलेफेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। इसको ही समतुल्यता या प्रतिवर्तता बोला जाता है। समतुल्यता ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? रिफ्लेक्सिबिलिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता और शोधकर्ता डाटा के संग्रहण और व्याख्या की प्रक्रिया को दर्शाता है। देखो भाई, कोई भी डाटा जो है, जैसे मान लो आपको रिसर्च करनी है, आपके पास जो डाटा है यानी जो आंकड़े आए हैं उनको इकट्ठा करना और उसको एक्सप्लेन करना, यानी जो आंकड़े आए उसकी व्याख्या करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पेक्टिबिलिटी बोला जाता है, यानी प्रतिवर्तता कहा जाता है। रिफ्लेक्सिबिलिटी रिफ्लेक्सिबिलिटी को क्या होती है? रिस्पेक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपने कोई आंकड़े इकट्ठा किए रिसर्च करने के लिए, आपने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उसको इकट्ठा किया है, उसको एक कलेक्ट करना, साथ में उसकी व्याख्या करने को ही क्या बताया जाता है? प्रतिवर्तता यानी रिफ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिवर्तता यानी रिफ्लेक्सिबिलिटी की परिभाषा का विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। यह एक ऐसा शब्द है, यह परिभाषा है जो इंद्रियों की विस्तृत विविधता का उपयोग करता है। सामान्य तौर पर इसका अर्थ है प्रतिबिंबित करना। क्या है? प्रतिबिंबित करना यानी दर्शाना। देखो क्या होता है रिस्पेक्टिबिलिटी का मतलब है, जैसे मान लो आपको समाज विज्ञानी समाज शास्त्र में आपको कोई शोध करना है, जैसे मान लो भाई आपको समाज शास्त्र में क्या करना है? शोध करना है। ठीक है, रिसर्च करना है। तो आपने क्या किया? बहुत सारे जो आंकड़े हैं, आपने बहुत सारा आंकड़े हैं, डाटा जो सर्वे और वे किया है, आपने उसको कलेक्ट कर लिया, आपने उसको इकट्ठा किया है। तो इकट्ठा करने के बाद अगर आपको जो उसको दर्शाते हैं या जो बताते हैं या आप उसकी जो व्याख्या करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है या प्रतिवर्तता हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा गार्डनर और प्रतिवर्तता क्या है? प्रतिवर्तता रिफ्लेक्सिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा गार्डनर उस तरीकों पर प्रकाश डालना चाहते हैं जिनमें सिद्धांत उत्पादन थ्योरी और थ्योरी कार्य निष्पादन यानी थ्योरी उत्पन्न करते हैं और प्राप्त होते हैं। सिद्धांतकारों और प्रतिवादियों ने सिद्धांत के निर्माण के लिए सिद्धांत और अनुसंधान के बीच अंतरक्रिया पर जोर दिया है, लेकिन गार्डनर की अवधारणा उनसे बिल्कुल अलग है। उनका तर्क है कि यह समझना असंभव है सामाजिक सिद्धांत वास्तव में कैसे बनता है, यह दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। उनका मत है कि एक शोधकर्ता की उपस्थिति वास्तविकता को बदल देती है। शोधकर्ताओं ने जिस वस्तुनिष्ठता की बात की है वह उनके मूल्यों और उनके औचित्यों पर आधारित होती है। यह वास्तविकता वह कैसे प्रस्तुत करते हैं जिस तरह शोधकर्ता दिखाना चाहते हैं। इसलिए
ज्ञान कभी भी ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। संचार सिद्धांत बहुत जटिल है, इसे तभी समझा जा सकता है जब हम इसे विभिन्न तरीकों से समझने में सक्षम हो सकते हैं। सामाजिक सिद्धांतकार कुछ तथ्यों को अपने अपने ध्यान में इसलिए रखते हैं ताकि क्योंकि वह तथ्य शोध की बजाय उनके अनुभव के उत्पन्न होते हैं। तथ्यों की विश्वसनीयता उनके समग्रता के लिए नहीं। देखो कह रहे हैं कि भाई मेरे, कोई भी जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है उसको कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको कलेक्ट नहीं करता, यानी अनुभव के जरिए। अगर आप देखोगे जो रिसर्च करने वाले, जो समाज विज्ञान में जो शोध होता है, क्या समाज विज्ञान में जो शोध होता है, ऐसे बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं अनुभव के जरिए इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, किसके जरिए इकट्ठा किए जाते हैं? अनुभव के जरिए, या उनका जो एक्सपीरियंस है, या जो उन्होंने जाना है, या जो समझा है, उनके जरिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। और उन आंकड़ों के आधार पे भी क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, या कह सकते हैं शोध किया जाता है, या हम कह सकते हैं वो रिसर्च हमें देखने को मिलती है। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे इसमें, अगर जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं, या जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 में आपको यही खास तौर से हम लोग जो बात करें रिफ्लेक्सिबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्सिबिलिटी सिंपल सा कह सकते हो, रिफ्लेक्ट, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि जैसे मान लो समाज विज्ञान में अगर कोई शोध हो रहा है, कोई रिसर्च हो रहा है, उसमें जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होता है, उसको प्रतिबिंबित करना या उसको दर्शाना ही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वैसे भी 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 20-20, ये 20 नंबर में आएगा, तो इसको आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो प्रस्तावना में बता रखा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो गार्डनर का दे रखा है, गार्डनर वाला भी आपके लिए क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। गार्डनर इस पर क्या कहता है? ठीक है, या इस चीज को, यानी रिफ्लेक्सिबिलिटी को गार्डनर क्या कहता है? देखो, सामान्य दुनिया के महत्व और समर्थ का प्रचार करना, सामर्थ्य और मूल्यों को अस्वीकार करना, अनदेखा करके वह इस अप्रतिष्ठित और बिना अनुमति की दुनिया को मानता है। सामाजिक वस्तुओं के अर्थों को खोजना, यानी आवंटित करने का प्रयास के साथ साथ वह सामाजिक सिद्धांत की वस्तुओं में उनकी शक्ति और अच्छाई के संदर्भ में भी पता लगा रहे हैं। देखो, सामाजिक वस्तुओं को उनको नैतिक मूल्यों के संदर्भ में स्थापित करना का दबाव सामाजिक सिद्धांतकारों को काम करने के आकार चाहे कुछ भी उनकी तकनीकी और भूमिकाओं को तथाकथित रूप से अवधारणा देता है। देखो भाई, जो समाज शास्त्री थे, जो समाज विज्ञान में कह सकते हो, जो समाज शास्त्र में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उन पर एक प्रकार का दबाव भी रहता है, तकनीक का दबाव रहता है, और इन पर यह भी दबाव रहता है कि उन्होंने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनको सही तरीके से कैसे उनको दिखाया जाए, या उनको कैसे दर्शाया। रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्ट से ही रिफ्लेक्टिबिलिटी बना है, तो रिफ्लेक्ट करना है, यानी दर्शाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप जो शोध कर रहे हैं, आपके शोध में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप जो दिखाना चाहते हैं, जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप शोध कर रहे हैं भाई समाज में कौन सी समस्या है, जैसे आप समाज में बताना चाहते हैं समाज में बेरोजगारी है, या महंगाई है, या समाज में कोई समस्या है, जैसे नशे की समस्या है, समाज में जातिवाद है, या समाज में धार्मिक उन्माद है। अगर आप इन चीजों को दर्शाना चाहते हैं तो आपका जो शोध है उसमें पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या प्रदर्शित होना चाहिए कि आप जो चीजें कह रहे हो बिल्कुल पूरी तरह से 100% सत्य है। प्रतिवर्तता यानी रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्तता कर, यानी आप जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो चीजें आप बताना चाहते हैं या जो साबित करना चाहते हैं, वो रिफ्लेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, उन आंकड़ों से, उन डाटा के अनुसार आपका जो उद्देश्य है, आप जो बताना चाहते हैं, वह पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी, यानी आप उसको सही तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं या प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। भाई कोई भी शोध होता, कोई भी रिसर्च होता है, तो उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं? प्रदर्शित ही करना चाहते हैं ना, अपनी चीजों को बताना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी। और आपके एग्जाम में कह सकते हैं कि जो प्रतिवर्तता यानी रिफ्लेक्टिबिलिटी जो है, ये पूछा जा सकता है, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो 20 नंबर में इसके आने की संभावना रहती है। दूसरा तो मुझे लगता नहीं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 4 में, बट एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूछने में इसमें जरूर आ सकता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही आएगा, और ज्यादा तो आएगा। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक विधि। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 क्या है? ऐतिहासिक विधि। खास तौर से अगर आप इसमें देखेंगे, आगमनात्मक विधि क्या होती है? दो इंपॉर्टेंट है,
अग्नात्मक विधि, दूसरा जो रहेगा निगनात्मक, और एक ऐतिहासिक विधि तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें 2-3 विधियां हैं, अग्नात्मक विधि, निगनात्मक विधि और ऐतिहासिक विधि। चैप्टर नंबर जो आपका 5वां रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। अग्नात्मक देखिएगा, अग्नात्मक विधि क्या होती है, देखिएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक विधि के उपयोग में देखा जा सकता है। यह वह समय था जब समाज को व्यवस्थित अध्ययन कार्य पहली बार देखने, जो अग्नात्मक विधि है, यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से व्यवस्थित अध्ययन करती है। क्या कह सकते हो कि सामाजिक जो शोध होता है, अग्नात्मक विधि क्या करती है, सामाजिक शोध में क्या करती है, एक प्रकार से अगर आप देखोगे व्यवस्थित अध्ययन करती है। समाजों के अध्ययन के लिए प्रारंभिक दृष्टिकोण के लिए प्रकृति विकासवादी थी। तब समाजों के इतिहास के बारे में लिखने के लिए विकासवादी पद्धति का उपयोग किया गया। इस तरह से विकासवादी पद्धति का उपयोग जिन लोगों ने किया, उनका ध्यान हर चीज की उत्पत्ति पर था। पहले जो शोध होता था, पहले जो समाज विज्ञान में कह सकते हो कि समाज शास्त्र में जो शोध होता था, वह विकासवादी सिद्धांत के जरिए होता था। और विकासवादी सिद्धांत में जो शोध होता था, वह कह सकते कि किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी खोज पर होता था। उन्होंने क्रमिक चरणों के माध्यम से गुजरने वाले समाज का दृष्टिकोण में समाज और संस्कृतियों का अध्ययन किया, ठीक है। देखो, समाज विकास की पद्धति का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने, एक अंग्रेजी दार्शनिक, जीव विज्ञानी और मानव विज्ञानी थे, इन्होंने किया था। स्पेंसर ने समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन पर लिखने के दौरान ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया। यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने सामाजिक विज्ञान में जो उन्होंने शोध किया, वो कौन सी विधि उसने अपनाई, ऐतिहासिक विधि का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने जनसंख्या के आकार में बदलाव के कारण समाज में होने वाले सरल विषयों को परिवर्तन को लिखा था। देखो, जो हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया। ऐतिहासिक विधि में क्या होता था भाई, जनसंख्या के आधार पर समाज में जो बदलाव होते हैं, उन परिवर्तनों को बताया था। जनसंख्या बढ़ने से या जनसंख्या घटने से समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को किसने बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था। और किस पर बताया था इन्होंने, कह सकते हो कि अगर हम बात करें, ऐतिहासिक विधि के आधार पर बताया था, ठीक है। स्पेंसर की तरह ही फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे ने भी ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया। अगस्त काम्टे भी कह सकते हैं इन्होंने किसका उपयोग किया था, ऐतिहासिक पद्धति का इन्होंने भी प्रयोग किया था। काम्टे ने फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति में लिखा था। वह समाज में हो रहे बदलाव और परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने 6 खंडों में अपनी पुस्तक में उन्होंने इस चीज को बताया है। उन्होंने समाज के विकास पर एक विकासवादी परिप्रेक्ष्य का सूत्र दिया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में मानव उत्पत्ति से संबंधित विचारों को स्पष्ट किया है। इस काम में वह सभी मानव समाजों की उत्पत्ति के बारे में समाजशास्त्रीय एक अध्ययन के चरण को मानते हैं, ठीक है। विकासवादी पद्धति का उपयोग करने वाले लुई मॉर्गन का एक अन्य प्रमुख मानव विज्ञानी थे, जिन्होंने टोटम यानी कुल देवता, विवाह, परिवार, उत्पत्ति पर काम किया है। तो कह सकते कि ये लोग, अगर जो ऐतिहासिक पद्धति है, वो कह सकते कि जो पुरानी चीजें थी, जिसे समाज में विवाह है, समाज में परिवार है, समाज में किसी प्रकार की जो उत्पत्ति होती है, उसको लेकर के जो शोध होता है, वही उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति कह सकते हैं इस सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र में कह सकते हो कि सबसे जो पुरानी मानी जाती है, ठीक है। क्या मानी जाती है, सबसे पुरानी पद्धति जो मानी जाती है। अगर आप देखोगे तो किसको माना जाता है, इसको एक प्रकार से जो ऐतिहासिक पद्धति है, ठीक है। अगला देखिएगा ऐतिहासिक पद्धति में, इसमें देखिएगा अगला जो रहेगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, अगला देख लेते हैं भाई मेरे, जो इंपॉर्टेंट उसी को कर लेते हैं, ठीक है, जो आ सकता है, ठीक है। निगनात्मक देखिएगा, निगनात्मक पद्धति क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखोगे, निगनात्मक की अगर हम लोग बात करें, तो निगनात्मक में अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी तरह से देखिएगा, जैसा कि अब तक हमने देखा है कि ऐतिहासिक विधि का उपयोग उन लोगों के बीच में हुआ, उन लोगों के बीच बहुत अलग था जिन्होंने नृविज्ञानी रूप से चिन्ह और लेबल किया था। नृविज्ञानियों ने संस्कृति के विकास को समझाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वे अक्सर इतिहास के उन स्रोतों का उपयोग करते थे जो लिखे नहीं गए,
जिनमें कलाकृतियां, रीति रिवाज, दस्तूरों को शामिल किया जा सकता था। देखो जो ऐतिहासिक पद्धति है ना, वो एक प्रकार से जो हमारा इतिहास है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो कलाकृतियां हैं, उनके आधार पर क्या करती है वो, एक प्रकार से कह सकते हो कि वो अपना शोध करती है, ठीक है। लेकिन जो निगनात्मक पद्धति है, कह सकते हो कि वो समाज में जो घटनाएं हैं, घटनाओं के आधार पर किसी चीज का समस्या का शोध करती है। निगनात्मक जो पद्धति है वो कह सकते हैं कि समाज में होने वाली घटनाएं, क्या बोलोगे, समाज में होने वाली घटनाओं के आधार पर क्या होता है, इसमें शोध किया जाता है, जो निगनात्मक पद्धति है। नृविज्ञानियों की पद्धति के विपरीत रेडक्लिफ ब्राउन ने उन लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान शब्द का क्या किया है, उपयोग किया है। देखो उन्होंने समाज के लिए सामान्य कानून तैयार किए थे। नृविज्ञानियों के विपरीत उनका ध्यान समाज के विशिष्ट पहलुओं पर नहीं गया था। इस पद्धति में सामाजिक विज्ञान के कार्यों में, देखो खास तौर से अगर मैं रेडक्लिफ ब्राउन की बात करूं तो इन्होंने भी समाज विज्ञान में शोध किया है, लेकिन कह सकते हो कि इनका जो समाज विज्ञान का शोध है वह पूरी तरीके से समाज में जो कानून है, फिर भाई समाज में जो कानून है, समाज में जो नियम है, उनके आधार पर इन्होंने शोध किया था। जो रेडक्लिफ ब्राउन है, इनका जो पूरी तरह से जो समाज विज्ञान में जो शोध है, समाज शास्त्र में जो शोध है, एक किस पर शोध है, कानूनों के आधार पर, जो समाज में जो कानून है उसके आधार पर शोध किया है, ठीक है। समाज में नियम कानून है, चाहे विवाह के नियम हो, कानून हो, या कोई भी कानून हो, समाज में जो कानून है, भाई समाज जो होता है वो कानूनों के आधार पर चलता है। समाज में जो नियम है, कानून है, शादी को लेकर के, परंपराओं को लेकर के, खान पान को लेकर के, पहनाव के लेकर के जो नियम कानून है, उन नियम कानून के आधार पर कह सकते हो कि इन्होंने जो शोध किया था, ये निगनात्मक पद्धति बताती है, ठीक है। इसको लेकर के जो शोध, ऐतिहासिक विधि कह सकते हो। ऐतिहासिक विधि पूरी तरह से अगर आप बोलोगे कि जो पूरी तरह से इतिहास के आधार पे शोध करती है, ऐतिहासिक विधि कह सकते हैं जो इतिहास की जो चीजें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी सभ्यता है, उनके आधार पर जो शोध करती है, उसी को हम लोग को बोल देंगे ऐतिहासिक विधि कहा जाता है। जो ऐतिहासिक यानी इतिहास की चीजों को उठा करके जो शोध करती है, वही होती है ऐतिहासिक विधि, ठीक है। जिसमें कह सकते हैं कि इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे एमाइल दुर्खिम है, या कह सकते कि दूसरे अगर आप देखोगे इसमें जो एक सिद्धांत दुर्खिम तो एक बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक विधि का जो प्रयोग किया है उसने किसने किया था, दुर्खिम ने प्रयोग किया था। और ऐतिहासिक विधि जो है वो कह सकते किसका प्रयोग करती है, ऐतिहासिक चीजों का। जैसे समाज में अगर कोई समस्या है, या समाज का अगर अध्ययन करना है, तो इतिहास के आधार पर समाज पहले कैसा था, समाज में परिवर्तन कैसे हुए, समाज में पहले चीजें कैसे थी, यानी सामाजिक जो इतिहास में जो चीजें रही हैं, उनके आधार पे क्या होता है, ऐतिहासिक जो विधि होती है वो पूरे तरह से क्या करती है, इसमें शोध किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर, यानी इतिहास में जो दस्तावेज मिलते हैं, इतिहास में जो लिखित दस्तावेज है ना, उनके स्रोतों के आधार पर, यानी जो आधिकारिक स्रोत है, जैसे खुदाई से कोई स्रोत मिला है, या कह सकते हो कि कोई लिटरेचर यानी लिखा हुआ बुक मिला है, इनके आधार पर कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, उनके आधार पर ऐतिहासिक विधि में क्या किया जाता है भाई मेरे, शोध किया जाता है। जो दस्तावेज हैं और जो प्रमाणिक दस्तावेज हैं, ठीक है, उनके आधार पर, ये ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर, चाहे खुदाई से कोई चीज मिले, जो इतिहास में हमारा जो लिटरेचर है, जो कहानी है, जैसे रामायण है, महाभारत है, दुनिया भर की जो किताबें हैं, ठीक है, इन बुकों के आधार पर, या जो हमारा लिटरेचर है, और जो एक प्रकार से प्रमाणिक है दस्तावेज, ऐसा नहीं कुछ किसी को भी यूज कर लेंगे ऐतिहासिक विधि में। ऐतिहासिक विधि में उन्हीं चीजों का यूज किया जाता है कि जो इतिहास में प्रमाणिक होंगे, उन्हीं के आधार पर पूरा क्या होता है, ऐतिहासिक विधि में शोध किया जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक विधि में इतिहास और इतिहासकारों ने जो जो चीजें बताई, उनके आधार पर पूरा शोध होता है। ऐतिहासिक विधि इतिहास को आधार बना करके शोध करती है। हिस्ट्री में जो चीजें मिली, इतिहास में जो शोध हुआ, जो रिसर्च हुआ है, जैसे इतिहास में क्या, जैसे रीति रिवाज क्या है, ऐतिहासिक विधि क्या करती है, रीति रिवाज कैसे हैं, हमारी परंपरा कैसे है, हमारी प्रथा कैसे है, हमारे दस्तूर कैसे हैं, इनके आधार पर, यानी हमारी सभ्यता कैसे है, संस्कृति कैसे, हमारी रीति रिवाज कैसे, हमारा खान पान कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, ये हमारे इतिहास में कैसा रहा है, इसको आधार बना करके क्या करती है, ऐतिहासिक विधि क्या करती है, खोज करती है, या सामाजिक विज्ञान में क्या करती है, समाज में शास्त्र में क्या करती है, शोध करती है, ठीक है। यही हमारी ऐतिहासिक विधि होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर रहेगा
चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर जो 6 हमारा रहेगा, देखिएगा इसमें क्या है, तुलनात्मक विधि। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आने की इसकी भी सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि का मतलब होता है कि जब हम खास तौर से अगर आप देखेंगे समाज शास्त्र में जब हम शोध करते हैं या रिसर्च की जाती है, उसमें जो तुलना की जाती है उसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। यानी किसी एक चीज की जब किसी दूसरे चीज से तुलना करके किसी रिजल्ट को बताया जाता है या कोई विश्लेषण किया जाता है, उसी को तुलनात्मक विधि। जैसे मान लो दो चीजें हैं भाई, किसी समाज के किसी सामाजिक परिस्थिति का किसी दूसरे सामाजिक परिस्थिति से जब तुलना की जाती है, वही तो तुलनात्मक विधि होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना। जैसे संख्या के आधार पर या गुणों के आधार पर या मापदंडों के आधार पर या एक समाज के दूसरे समाज के आधार पर जब हम तुलना करते हैं, तो वही होती है, क्या होती है भाई, तुलनात्मक विधि। या भी कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं कि समाज शास्त्र में ये तुलनात्मक विधि आपके एग्जाम में जरूर आ सकती है और 100% आने की संभावना है। देखिएगा, तुलनात्मक समाज शास्त्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दो या दो से अधिक समाजों की सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित स्पष्ट तुलना से, देखो इसमें तुलनात्मक विधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक समाजों के बीच में जो घटनाएं होती है उनकी तुलना की जाती है। जिसे मान लो समाज एक है, ये दूसरा समाज है, तो एक समाज से दूसरे समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन दोनों समाजों में क्या की जाती है, एक प्रकार से तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है भाई मेरे, तुलना किया जाता है, ठीक है। और सामाजिक घटनाओं को तुलना किए बिना अलग थलग किया जा सकता है, ना ही अध्ययन किया जा सकता है। भाई कोई भी सामाजिक घटना हो, दूसरी सामाजिक घटना के बिना आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तुलनात्मक विधि में क्या होता है कि तुलना की जाती है, ठीक है। समाज में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का दूसरी समस्याओं से तुलना करके क्या जो रिजल्ट निकाला जाता है, वही वह तुलनात्मक विधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, दुर्खिम और तुलनात्मक विधि क्या है, देखिएगा। दुर्खिम वैज्ञानिक अर्थों में तुलनात्मक पद्धति का सही ढंग से उपयोग करने वाला प्रथम समाज शासित है। यानी कह सकते तुलनात्मक विधि का जो प्रयोग है सबसे पहले दुर्खिम ने ही किया था। यह दुर्खिम की समाज शास्त्र की संबंधित दृष्टिकोण के केंद्र में रही। दुर्खिम के अनुसार देखिएगा, यह प्रदर्शित करने के लिए एक ही घटना को दूसरी घटना से बताती है। देखो, तो दुर्खिम कहता है कि जब हम एक घटना का दूसरी घटना से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वही तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि के जरिए कह सकते हैं कि समाज की किसी एक घटना का किसी दूसरी घटना से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हमें मामलों की तुलना करनी चाहिए, तुलनात्मक विधि को नियोजित करना होगा। समाज शास्त्रीय स्पष्टीकरण के लिए कारण प्रभाव संबंध की स्थापना की आवश्यकता है। चूंकि सामाजिक घटनाएं प्रयोगकर्ता के नियंत्रण के से बच सकती हैं, इसलिए तुलनात्मक विधि समाज शास्त्र के लिए करें जो तुलनात्मक विधि सबसे ज्यादा यूजफुल है। यानी एक समाज में जो घटनाएं हैं, उन सामाजिक घटनाओं का हमें दूसरी सामाजिक घटनाओं से जब हम तुलना करते हैं, वही तुलनात्मक विधि है। और तुलनात्मक विधि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मान लो भाई, जैसे आत्महत्या है, एक आत्महत्या के जो रीजन है, दूसरी आत्महत्या के रीजन से किस प्रकार से कारण, जैसे कोई एक व्यक्ति है आत्महत्या कर रहा है यानी सुसाइड कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी आत्महत्या जो सुसाइड कर रहा है, तो दोनों में जो कारण है वह किस प्रकार से अलग है, उसकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यही तो है तुलनात्मक विधि। जैसे समाज में कोई समस्या है, जैसे समाज ए है और यहाँ पर समाज बी है, तो समाज ए में और समाज बी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसी को तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना, यह देखते हैं, ठीक है। यही तो है तुलनात्मक विधि। देखिएगा, दुर्खिम का विचार था कि तुलनात्मक विधि सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन कर सकती है। देखो, जो तुलनात्मक विधि है उसको हर जगह पर लागू नहीं किया जा सकता, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कहा जा सकता है तुलनात्मक पद्धति सहमति और भिन्नता की इस पद्धति के उपयोग की आलोचना के लिए है। यह अवशेषों की पद्धति से असहमत है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सामाजिक घटनाएं किसी भी मामले में एक को हटाने के अलावा सभी कारकों के प्रभाव को लिए बहुत जटिल होती हैं। उनके अनुसार समझौते की ओर संकेत करने की विधि के लिए एक जैसे कारक कठिन है। वे मानते कि तुलना किए गए कारणों का एक बिंदु द्वारा किसी तो सहमत होता है और भिन्नता भी। जो कर भाई, कोई भी अगर हम तुलना करते ना, तो कोई उससे सहमत होगा, कुछ से असहमत होगा, क्योंकि जब हम एक चीज का किसी दूसरी चीज से तुलना करके और उसके रिजल्ट को निकालते हैं, तो भाई उससे कोई सहमत होगा, कोई सहमत नहीं होगा। ये चीजें तो हमें देखने को मिलती ना, हर चीज से तो हर व्यक्ति सहमत तो हो नहीं सकता है, ये चीज भी आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर क्या होती है कि समाज में जो भी चीजें हैं, समाज में जैसे आत्महत्या है, समाज में जैसे धर्म है, जातिवाद है, बेरोजगारी है,
ठीक है, या समाज में कुपोषण है, या समाज में कोई और प्रकार की समस्या जैसे युवाओं में धूम्रपान है, नशे की लत है, उनका हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। वही तो है तुलनात्मक विधि। जब हम तुलना करके किसी डिसीजन पर या किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, वही होती है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि हम संख्या का तुलना करते हैं, ठीक है, आयु वर्ग की तुलना करते हैं, सामाजिक समस्याओं की तुलना करते हैं। इन्हीं सब चीजों की तुलना तो की जाती है भाई तुलनात्मक विधि है। पूरी तरीके जैसे तराजू नहीं होता, तुम सबको पता तराजू होता ना, जैसे इस प्रकार से तराजू होता है, इस पे लगा रहता है, तो तराजू में भी इधर चीजें रखी जाती हैं, इधर भी चीजें रखी जाती है तौलने के लिए। तो तुलनात्मक विधि भी होती है कि एक समाज की घटनाओं का किसी दूसरे समाज की घटनाओं से क्या करती है, तुलना करती है, और तुलना करके उसके क्या निकालती है, उसका एक प्रकार से रिजल्ट निकलता है, ठीक है, या उसमें क्या अंतर है, यही चीज जो होती है वह तुलनात्मक विधि को बताता है, ठीक है। यही क्या हमारी है, तुलनात्मक विधि की ओर इशारा करती है, ठीक है। जिस तराजू नहीं होता तुलनात्मक विधि में, देखिएगा रेडक्लिफ ब्राउन और तुलनात्मक विधि देखिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार तुलनात्मक नृविज्ञान और समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव सामाजिक घटनाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के आधार पर सामाजिक विज्ञान की किस्मों का पता लगाना है। तुलनात्मक पद्धति के महत्वपूर्ण कार्यों में समानता वाली सामाजिक विशेषताओं को देखना है जो वर्तमान के अतीत में समाजों से भिन्न है। देखो, अगर मैं रेडक्लिफ ब्राउन की बात करूं तो रेडक्लिफ जो ब्राउन है वह वर्तमान का समाज जो है और जो हमारा पुराना समाज है, इन दोनों में कंपैरिजन करता है, इन दोनों में तुलना करता है। भाई मान लो कि जब हमारा पुराना समाज था, जो अतीत का समाज था, जो हमारा आदिम समाज है, उस समाज की वर्तमान समाज से तुलना कर रहा है, कौन कर रहा है, रेडक्लिफ ब्राउन करता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि अगर हमें सामाजिक समाज शास्त्र में अगर तुलना करनी है तो जो हमारा वर्तमान का समाज है, जो हमारा आज का समाज है और जो हमारा पहले का समाज था, उन समाजों में तुलना करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान किया सकता है। भाई मेरे अगर हम बात करें आज से 100 साल पहले का समाज हो और आज का समाज हो, उसमें तो हमें अंतर देखने को मिलता है ना। तो यानी आज का जो समाज है और जो हमारा पुराना समाज था, उनमें भी तुलना करके हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक विधि कर सकते हैं। किसी भी समस्या का अगर हमें समाधान करना है या किसी भी समस्या, समाज में अगर कोई भी समस्या है वह क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, तब हम लोग कह सकते हैं कि पहले के चीजें कैसी थी, आज की चीजें कैसे हैं, इनमें भी तुलना किया जा सकता है। और रेडक्लिफ जो ब्राउन है वह कह सकते हैं कि आज का समाज यानी जो वर्तमान समाज है और जो पुराना समाज था, उन समाजों की तुलना करके करने की बात करता है। कौन कहता है, तुलनात्मक विधि में रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। यानी तुलनात्मक विधि में पूरी तरीके से कह सकते हैं कंपैरिजन करते हैं, पहले का कैसे समाज था, आज का समाज कैसे है, पहले समाज में कैसी कैसी मान्यताएं थी, कैसे कैसे विचार थे। भाई पहले के समाज में खान पान हो, पहनावा हो, रीति रिवाज हो, बिल्कुल अलग थे। लेकिन आज समाज में देखोगे, आज समाज में खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, पूरी तरह से बदल गए। इस आधार पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं ना। तो तुलनात्मक विधि पूरी तरीके से किस चीज को बताती है, तुलना को बताती है। कंपैरिजन जब हम करते हैं उस चीज को, यहाँ पर क्या बताती है, तुलनात्मक विधि कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में तुलनात्मक विधि आ सकती है, इसको 100% करके जाना है और इसको अच्छे से पॉइंट डाल के लिख करके आना है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको आपको 100% पढ़ के जाना है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं, इसको जरूर करके जाना, ठीक है। तुलनात्मक विधि आने की संभावना सबसे ज्यादा है और आएगी जरूर, ठीक है। देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना देखिएगा। शोध कार्यों के लिए नारीवादी परिप्रेक्ष्य, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे नारीवादी परिप्रेक्ष्य पूछा जा सकता है शोध कार्य में। सबसे पहले हम बात करें नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है। देखो एक चीज मैं बता दूं, नारीवादी का मतलब होता है कि नारीवादी क्या है, जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं या महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले या राइट मिले, ठीक है, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समाज में अधिकार मिले, पुरुषों को जो अधिकार है समाज में वही महिला को मिले, यही है नारीवादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। यहाँ पर देखो समाज में पुरुषों की स्थिति कैसे है और समाज में महिलाओं की स्थिति कैसे है, और शोध कार्यों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य बताता है कि जो हम शोध करें, जो रिसर्च करें, वह महिलाओं के चीजों को भी बताना चाहिए। देखो समाज में अगर हम किसी परिस्थिति की बात करते तो हर समाज का जो शोध होता है, जो रिसर्च होती है, वह पुरुषवादी मानसिकता को बताता है, या उसका जो रिजल्ट होता है वो पुरुषवादी मानसिकता उसमें हमें झलकती है। तो शोध कार्यों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य हमें बताता है कि अगर कोई भी शोध हो रहा है
या कोई भी रिसर्च हो रही है तो वहां पर महिलाओं का एंगल क्या है या महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाना चाहिए। और नारीवादी परिप्रेक्ष्य बताता है कि समाज में जो महिला और पुरुषों में भेदभाव होता है वह भेदभाव ना हो, और पुरुषों को जो अधिकार दिए गए हैं, समाज में जो पुरुषों को राइट है, समाज में पुरुषों की जो स्वतंत्रता है, समाज में जो पुरुषों को अधिकार मिले हैं, वही सारे अधिकार, वही सारे राइट क्या होने चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, और शोध कार्य में जब आता है, यानी अगर कोई भी शोध होता है, कोई भी रिसर्च होती है, समाज शास्त्र में अगर कोई भी अनुसंधान होता है या कोई भी खोज होती है तो महिलाओं के एंगल को, यानी महिलाओं का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के दृष्टिकोण से भी हमें शोध करने की बहुत ज्यादा जरूरत, यानी समाज में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से महिलाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं या महिलाओं पर उनका किस प्रकार के समाज में अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप देखोगे जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, समाज में जैसे दहेज है, ठीक है, या समाज में महिलाओं के साथ हिंसा है, या समाज में देखोगे महिलाओं के साथ अगर आप देखोगे यौन शोषण है, समाज में महिलाओं के साथ गैर बराबरी है, समाज में अगर आप देखोगे महिलाओं को कई सारे के पढ़ने लिखने के अवसर नहीं मिल पा रहे। तो जो भी शोध हो, जो भी रिसर्च हो, वह महिलाओं के जो मुद्दे हैं उन पर भी समाज में शोध होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि समाज में, समाज शास्त्र में ज्यादातर अगर आप शोध देखेंगे पुरुषवादी मानसिकता हमको उसमें दिखाई देती है। तो ये शोध कार्यों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य बताता है कि जो भी शोध किए जाएं, जो भी रिसर्च की जाए समाज शास्त्र में, जो भी रिसर्च हो या जो भी शोध हो, उसमें महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो इशू हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान में रख करके या केंद्र में रख करके हमें शोध करने की क्या है, रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी शोध हो या कोई भी रिसर्च हो तो उसमें महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं की जो बातें हैं, उसको भी ध्यान में रख करके हमें शोध करने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य इसी बात को बताता है कि पुरुषवादी जो पद्धति है, नारीवादी जो परिप्रेक्ष्य है पुरुषवादी पद्धति की क्या करता है, आलोचना करता है। वो कहता कि आज तक समाज में जो भी शोध हुआ है, जो भी रिसर्च हुआ है, वह पुरुषवादी मानसिकता को बताता है या पुरुषवादी एंगल से बात किया गया है। और नारीवादी दृष्टिकोण बताता है कि जो भी शोध किए जाएं, जो भी रिसर्च की जाए, उसमें महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो इशू हैं और महिलाओं का जिस दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण यानी उस नजरिए से हमें शोध करने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी महिलाओं के समाज में बराबरी का अधिकार मिले, पुरुषों को जो अधिकार है वह महिलाओं को भी अधिकार मिले। तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य इसी बात को बताता कि अगर कहीं पर भी शोध हो या रिसर्च हो तो महिलाओं के मुद्दे पर भी रिसर्च होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में महिलाओं को किस प्रकार से अधिकार मिल सकता है, समाज में महिलाओं के किस प्रकार से उनके साथ हिंसा होती है, उनके साथ शोषण होता है, या समाज में उनके साथ किस प्रकार से गैर बराबरी होती है, जब पुरुषों को जो अधिकार मिला है वह महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, किस प्रकार से महिलाएं हमारे समाज में यानी घर की चार दीवारी तक, चूल्हे चौके तक ही सीमित रह गई हैं, या वो घर के काम काज करना, घर के लोगों की देखभाल करना, या महिलाएं समाज में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या उनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इन विषयों पर यानी ये जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है, यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्य बताता है कि समाज में महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हमें शोध करने की यानी रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शोध करते समय हमें नारीवादी जो एंगल है या नारीवादी जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रख करके हमें क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए या रिसर्च करनी चाहिए। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य पूछा जा सकता है। वैसे एक दो बार जरूर आया है, लेकिन इस बार भी इसके आने की संभावना है, तो इसको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य ये आ सकता है, नारीवाद काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर करके जाना है। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जरूर पूछा जा सकता है, इसको छोड़ना मत। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के हमारा चैप्टर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा देखिएगा, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गुणात्मक विधि। ठीक है, गुणात्मक विधि आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा मात्रात्मक विधि क्या होती है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, गुणात्मक विधि। ठीक है, देखिएगा गुणात्मक विधि में जो होता है ना, सबसे पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। क्या यानी भाई मेरे आंकड़े इकट्ठा किया जाएगा,
जैसे आपको रिसर्च करना, आपको शोध करना, गुणात्मक विधि में क्या होता है, सबसे पहले खूब सारा डाटा कलेक्ट किया जाता होता नहीं, जैसे डाटा कलेक्ट करो, नंबर कलेक्ट करो, आंकड़े इकट्ठा करो। और आंकड़े इकट्ठा करने की कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आंकड़े इकट्ठा करते, सर्वे करके आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे सरकार के कोई आंकड़े हैं उसको इकट्ठा किए जाते हैं, या जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसके जरिए आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है, या लोगों से बातचीत करके, लोगों की राय लेकर के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। और फिर उन आंकड़ों को क्या किया जाता है, फिर उन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, फिर वो जो आंकड़े होते हैं उन्हें के आधार पे हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं या विश्लेषण किया जाता है। देखो जो गुणात्मक विधि है उसमें क्या होता है, डाटा जो कलेक्ट किया जाता है या आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर क्या होता है, विश्लेषण होता है। देखो गुणात्मक विधि में जैसे साक्षात्कार लिया जाता है, जैसे अगर आपको हमें गुणात्मक शोध करना है तो जब गुणात्मक शोध किया जाता है तो लोगों से जाकर के क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे मान लो कि लोग जो होंगे, जैसे रिसर्च करना, जैसे हमें शोध करना है तो हम क्या जाएंगे, समाज में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनके व्यू जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। यानी गुणात्मक विधि में क्या होता है, लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है, यानी इंटरेक्ट किया जाता है, भाई बातचीत की जाती है कि आप लोग किसी के चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, कि भाई कोई सामाजिक समस्या, वो समस्या क्यों है, ये उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार से क्या होता है कि गुणात्मक किया जाता है, यानी लोगों से जाकर के क्या लिया जाता है, इंटरव्यू। भाई सबका तो इंटरव्यू होता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के इंटरव्यू लेकर के पूरा समाज कैसे सोचता है उस आधार पर उसको हम लिखते हैं। जैसे तुम सबने देखा ना कि जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होता है, तो भाई जब होता नहीं, ओपिनियन पोल आता है, एग्जिट पोल आता है, तो ओपिनियन पोल में तो भाई सबसे तो राय नहीं ली जाती ना, कुछ लोगों के बारे में जानकारी लेकर के और पूरे समाज के बारे में बता दिया जाता कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, किसको कितना वोट मिलेगा, सारा चीज बता दिया जाता ना। तो क्या होता, इसी को बोलते गुणात्मक, इसी को बोलते क्या बोलते हैं, गुणात्मक विधि। यानी कम लोगों से बारे में बातचीत करके पूरा बता देना कि लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, तो गुणात्मक विधि है, जिसे इंटरव्यू लेते हैं। दूसरा क्या था, इसमें अवलोकन किया जाता है। गुणात्मक विधि में अवलोकन यानी एक प्रकार से जैसे हम अनुमान लगाते हैं। गुणात्मक विधि में आपके पास जो नंबर है, जिसे आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है, आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, चाहे सरकारी आंकड़े हैं, चाहे प्राइवेट आंकड़े हैं, या आपने लोगों से सर्वे करके लिया है, या आपने लोगों से बातचीत करके जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उनका अवलोकन किया जाता है, ठीक है। या अवलोकन एक प्रकार से अनुमान लगा करके चीजों को बताया जाता है। फिर आप कह सकते हैं उसमें कितने लोगों ने भाग लिया है। भाई आप जो अवलोकन या आपने जो साक्षात्कार लिया है, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया है, कितने लोगों ने अपने विचार दिए हैं, उस आधार पे भी क्या किया जाता है, पूरा शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। देखो गुणात्मक विधि में अगर आप देखो ना, विजुअल जो होता है, विजुअल एक प्रकार से जैसे फोटो होती है, फोटो को देख करके भी विश्लेषण किया जाता है। जैसे होता नहीं, जैसे आप कहीं पर शोध करने गए, रिसर्च करने गए हैं, तो वहां पर जो फोटो है, फोटो देख करके भी हम देखते ना, भाई अनुमान लगाते हैं समाज कैसा है या चीजें गए विजुअल के आधार पर। या जो हमारे पास जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स यानी उन दस्तावेजों के आधार पर भी क्या किया जाता है। ये सब गुणात्मक विधि में ही सारा रिसर्च इस टाइप का होता है, यानी शोध होता है। किसमें होता है भाई मेरे, गुणात्मक विधि जो होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। जो दस्तावेज है, चाहे सरकारी दस्तावेज हो, चाहे प्राइवेट दस्तावेज हो, या गुणात्मक विधि में इतिहास का कोई दस्तावेज हो, या हमारी कोई पुस्तकें हैं, कोई किताबें हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, उन दस्तावेजों के आधार पर भी किया जाता है कि गुणात्मक शोध हम लोग करते हैं। प्रमाणों के आधार पर, यानी जो प्रमाण है, ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई साक्ष्य मिला, कोई सबूत मिला है, उन सबूतों का भी यूज करके किया जाता है। जो आंकड़े निकाले जाते हैं वह गुणात्मक अनुसंधान होता है या गुणात्मक विधि होती है। यानी गुणात्मक विधि में अगर आप देखोगे तो आंकड़ों के जरिए जो नंबर होते हैं, जो डाटा होता है, उस आधार पर जो पूरी रिसर्च की जाती है वही होती है हमारी गुणात्मक विधि। क्या होती है गुणात्मक विधि? क्या होती है भाई वीरे, कि जिसमें हम आंकड़ों के आधार पर, नंबर के आधार पर, यानी डाटा के आधार पर क्या जब शोध किया जाता है, जब रिसर्च किया जाता है, यानी समाज में अगर कोई समस्या है, या समाज में हमें समाज विज्ञान में कह सकते हैं या समाज शास्त्र में अगर हमें कोई शोध करना है या कोई रिसर्च करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, डाटा के आधार पर, लोगों से इंटरव्यू लेकर के, अवलोकन के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, रिसोर्स के आधार पर, जो विजुअल है, जो वीडियो है,
ठीक है, जो लोगों से बातचीत की है उनके आधार पर पूरा जो शोध किया जाता है, जो पूरा जो रिसर्च किया जाता है, वही हमारी क्या होती है, गुणात्मक विधि होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई कहीं पर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग ना 100 लोगों से बात करके पूरा रिजल्ट निकाल देंगे। यानी 100 लोगों से, 1000 लोगों से बातचीत करके हम लाख लोगों के बारे में एक बात बता देंगे कि लाख लोग कैसे सोचते हैं। यही होती है, क्या होती है हमारी गुणात्मक विधि। यानी गुणात्मक विधि में क्या होता है कि कम लोगों से बातचीत करके ज्यादा लोगों के बारे में चीजों को बताया जाता है। यही होती गुणात्मक विधि होती है। आंकड़ों के जरिए, डाटा के जरिए इसमें पूरा क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है या शोध किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक विधि कहते हैं, गुणात्मक विधि उसको कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक रहेगा, चैप्टर नंबर 9 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकते। देखिएगा, शोध कार्यों के लिए मात्रात्मक विधि। ठीक है, ये मात्रात्मक विधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी भी आने की सबसे ज्यादा संभावना भाई मेरे, इसको भी आपको पढ़ करके जरूर जाना। मात्रात्मक विधि आती है और आने की सबसे ज्यादा संभावना। देखो, मात्रात्मक विधि क्या होती है, जिसमें हम खास तौर से इसमें अगर कोई शोध कार्य किया जाता है तो सूत्रों के जरिए किया जाता है। क्या सूत्र होते हैं, यानी किसी भी समस्या का सूत्रीकरण निर्माण करके समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो मात्रात्मक विधि में शोध होते हैं, यानी इसमें जो आंकड़े होते हैं ये प्रश्नों के आधार पर इकट्ठे किए, जैसे प्रश्नावली, जैसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं, इस आधार पर प्रश्नों को तैयार किया जाता है। प्रश्नावली तैयार करने के लिए दिशा निर्देश होता है। भाई लोगों से जाकर के आपको बातचीत करना पड़ेगा। भाई आपको जो मात्रात्मक शोध करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना, क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है लोगों से जाकर के। ठीक है, विषय वस्तु सुस्पष्ट करनी पड़ती है, आपकी विषय वस्तु क्या, आपका किस पर सर्च करना है, रिसर्च करना है। डबल बैरल सवाल पूछे जाते हैं। डबल बैरल का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछ, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कोई जवाब दिया, फिर उस क्वेश्चन, उसका जो जवाब आया है उसके आधार पर जब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं डबल बैरल। इस आधार पर क्या लोगों से जाकर के बातचीत की जाती है और लोगों से बातचीत करके जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो मात्रात्मक शोध में यूज होते हैं। ठीक है, उत्तरदाता को प्राप्त योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। देखो, जो मात्रात्मक शोध होता है, मात्रात्मक शोध में खास तौर से ना सबसे डाटा यानी सबसे बातचीत नहीं की जाती है, सबसे सर्वे नहीं किया जाता है। जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जिनमें क्षमता होती है, जो समाज के बारे में उनके विचार है या उनकी सोच है, जो मात्रात्मक शोध होता है वह कहते थे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनका कोई न कोई विचार है, उन लोगों से आंकड़े इकट्ठा करके की जाता है, शोध किया जाता है। ठीक है, प्रश्न पर्याप्त रूप से प्रासंगिक होना चाहिए, यानी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मात्रात्मक शोध में बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन पूछने चाहिए। प्रश्नावली पक्षपात से ग्रस्त नहीं, यानी मात्रात्मक शोध करते समय आप जो लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात ना हो। यानी आप किसी खास तौर से, यानी आप किसी विचारधारा को लेकर के, किसी जाति धर्म को लेकर के कोई क्वेश्चन ना पूछे, यानी आप जो क्वेश्चन पूछे उसमें किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, निष्पक्ष होकर के आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता के मायने रखती है। देखो, मात्रात्मक शोध में खास तौर से जो रिसर्च होती है, हमारी सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखकर के रिसर्च होती है। ठीक है, मात्रात्मक सहसंबंध अनुबंध हो, यानी मात्रात्मक जो शोध होता है उसमें अगर आप देखोगे समाज का जो संबंध है उसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है और फिर उसके क्या की जाती है, तुलनात्मक शोध के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। पूरी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जो मात्रात्मक शोध होता है, यह जो रिसर्च होती है, जो शोध किया जाता है, ये मात्रा के आधार पर, यानी किसी नंबर को बताता है, इस मात्रा को बताता है, यानी गुण के आधार पर, यानी मात्रात्मक शोध यानी मात्रा को बताता है। जैसे मान लीजिए कि आपको शोध करना है तो आप क्या करेंगे, लोगों से, खूब सारे लोगों से आपने क्या की, बातचीत की है। जैसे मान लो आपने 5000 लोगों से बातचीत की है, तो आप बताओगे कि 5000 लोगों के अनुसार आप क्या बताओगे कि उसमें से 5000 लोगों से बात की, उसमें 10 लोग क्या कहते थे, 100 लोगों ने क्या कहा, 500 लोगों ने क्या। इस आधार पे पूरा जो शोध होता है वही होता है मात्रात्मक शोध होता है। क्या होता है, मात्रात्मक शोध, एक प्रकार से मात्रा बता रहा है। ठीक है, आपने जितने लोगों से बात किया है उन सभी के आंकड़ों के आधार पर पूरा जो शोध होता है वह मात्रात्मक शोध है। यानी मात्रात्मक शोध में भी क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं और इसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, प्रश्नावली, क्वेश्चन आंसर को पूछ करके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, डबल बैरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसमें बार बार क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। ठीक है, और उन्हीं व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जिनमें कोई न कोई योग्यता है,
जो पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य हैं या जिनमें स्किल है, उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी लीगल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं जो मन में है वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासतौर से मात्रात्मक शोध में जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे मात्रात्मक शोध करने के लिए, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मात्रात्मक शोध में आंकड़ा संग्रहण, इसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं इसी आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, और मात्रात्मक शोध में खास तौर से हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसको ध्यान में रख करके जो होता है पूरा रिसर्च की जाती है। यानी समाज में सभ्यता कैसे है, समाज में संस्कार कैसे हैं, समाज में खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, इन्हें हमारी जो सांस्कृतिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक पहलुओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके क्या किए जाते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। और फिर मात्रात्मक शोध में जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं उनमें समाज के साथ कैसा संबंध है, इस आधार पे पूरा क्या होता है, शोध किया जाता है। या इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पूरी रिसर्च होती है वो इसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं या इसी आधार पे हमारी पूरी रिसर्च होती है। तो ये मात्रात्मक विधि होती है। वैसे अगर मैं बताऊं तो खास तौर से आपके एग्जाम के लिए जो मात्रात्मक विधि है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और खास तौर से मात्रात्मक शोध कार्य में आंकड़े किस टाइप से इकट्ठा किए जाते हैं, और मात्रात्मक जो शोध होता है यह वर्णनात्मक आकलन किया जाता है। यानी इसमें जो एक प्रकार से जो रिजल्ट निकलता है वो एक्सप्लेन किया जाता है, वर्णनात्मक होता है, अवलोकन किया जाता है। इसमें किसी चीज को, समाज की किसी भी समस्या को अनुमान लगाया जाता है, अवलोकन किया जाता है। इसमें केस स्टडी भी की जाती है। पहले जिससे भाई किसी ने शोध कर रहा, रिसर्च कर रखा है, उसकी चीजों को भी शामिल करके हम क्या करते हैं, यानी केस स्टडी के आधार पे क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान भी होता है, यानी सर्वे करके के भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मात्रात्मक शोध में क्या होता है, सर्वे अनुसंधान के जरिए भी रिसर्च होती है। ठीक है, अवलोकन करके भी, यानी हम एक प्रकार से अनुमान लगा करके लोगों का अवलोकन करके करते हैं। केस अध्ययन का मतलब होता है कि जैसे आपसे पहले किसी ने उस विषय पर किसी ने रिसर्च कर रखी है या शोध कर रखा है, तो उसके आंकड़े भी हम यूज करके क्या करते हैं, मात्रात्मक शोध में क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। मात्रात्मक शोध में आंकड़े निकालने के लिए। ठीक है, तो मात्रात्मक जो शोध विधि है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। खास तौर से हमारा जो चैप्टर नंबर 9 रहने वाला, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना जरूर है। अच्छे से इसको भी करके देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा क्या है, चैप्टर नंबर 11। अरे बिल्कुल लास्ट हमारा चैप्टर रहने वाला देखिएगा, सामाजिक अनुसंधान में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी। खास तौर से अगर मैं बात करूं कि जो अनुसंधान हो रहा है, जो रिसर्च हो रही है, उसमें किस प्रकार से आईटीसी यानी कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं। देखो आज के समय में अगर आप देखो भाई ना, कोई भी अगर आपको रिसर्च करनी, शोध करना ना, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आपको आंकड़े इकट्ठा करने हैं तो आप ऑनलाइन आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आपको समाज के बारे में कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि आप ऑनलाइन में जाकर के हर कोई जानकारी को ले सकते हैं। यानी आज के अगर मैं बात करूं, आज अगर आपको समाज को समझना है या कोई सामाजिक शोध करना है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आईटीसी है, यानी कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनके जरिए जो पूरा शोध हो रहा है, जो पूरा रिसर्च हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आईटीसी, यानी सूचना संचार का खूब सारा प्रयोग हो रहा है। अगर देखोगे आज अगर आपको कोई सर्वे करना है तो आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। आपको लोगों से बातचीत करना है तो आप ऑनलाइन में बातचीत कर सकते हैं ना, आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको समाज के बारे में कोई जानकारी लेनी है, आपको कोई विजुअल लेने, वीडियो लेने हैं, तो आप ऑनलाइन में जाकर के कहीं से भी वीडियो उठा सकते हैं। जैसे मान लो कि आप भारत में रहते हैं, ठीक है, और आपको सामाजिक शोध करना है और आपको चीन का शोध करना है, तो भाई आपको चीन जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से चीन के बारे में जान सकते हैं, चीन के समाज के बारे में जान सकते हैं। चीन के लोग जो है वीडियो डाल रहे हैं, जो ब्लॉग वीडियो डाल रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाकर के उनको देख सकते हैं। तो आज के समय में अगर आप देखोगे जो शोध हो रही है, जो रिसर्च हो रहा, उसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी का खूब सारा यूज किया जा। आज जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आपको जो नंबर इकट्ठा करने हैं, आप तुरंत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से आप तुरंत वोटिंग करवा सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो आज अगर आपको ट्विटर देखो, ट्विटर पे भी लोग पोल करवा लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी पोल हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो लोग पोलिंग करवा ले रहे हैं ना। तो अगर आप देखेंगे तो आज अगर आप देखोगे, अगर आपको सामाजिक शोध करना है, ठीक है, या उसमें तो इंटरनेट का, कंप्यूटर का
खूब सारा प्रयोग किया जा रहा है ना भाई। आज जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जो आंकड़े सुरक्षित रखे जाते हैं, कहाँ पर? सरकारी आंकड़े अगर आपको प्राप्त करना है तो सरकारी वेबसाइट से जाकर के ले लो, ठीक है। आपको समाज के आंकड़े लेना है तो आप सर्वे करवा लो, ऑनलाइन सर्वे करवा लो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी का डाटा कलेक्ट करना है या उसके आंकड़े क्या है, आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी आज अगर मैं बात करूं तो जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, आईटीसी है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, अगर आप देखोगे इनका प्रयोग करने में कह सकते हैं कि जो शोध हो रही, जो रिसर्च हो रहा, इनका खूब सारा प्रयोग किया जा रहा ना भाई मेरे। ई लर्निंग, अगर ऑनलाइन लर्निंग जो आ गई ना, देखो ना ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप देखोगे जब से कोरोना आया था उसके बाद देखो कितना सारा जो पढ़ाई है पूरा क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। मैं भी तो आप लोगों को क्या पढ़ा, ऑनलाइन ही पढ़ा। इससे भी हमारे समाज में अगर आप देखो तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, तो समाज में भी बहुत सारा परिवर्तन है ना। इन सब चीजों के आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना। इन चीजों के आधार पे तो भाई मेरी रिसर्च होती है ना। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, आज जितना भी शोध हो रहा है, जितना भी रिसर्च हो रहा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा, तकनीक बहुत ज्यादा प्रयोग की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो तकनीक का हाई लेवल पर हम लोग क्या करें, यूज करें। यही है सामाजिक अनुसंधान में अगर आप देखेंगे कंप्यूटर का यूज हो रहा है, इंटरनेट है, ठीक है, मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है। खास तौर से हमारा जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है, ठीक है, गूगल है, ठीक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, यूट्यूब है। इन चीजों के जरिए भी कह सकते हैं आज जो अनुसंधान हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, इन टेक्नोलॉजी का भी क्या किया जा रहा है, खूब सारा प्रयोग किया जा रहा है। और इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही क्या की जा रही, रिसर्च किया जा रहा है ना। आज अगर आपको कोई भी शोध करना है, अगर आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, अगर आपको कोई जानकारी कर लेनी है तो आप तुरंत जाकर के गूगल से लेकर के गूगल पर जाकर के आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई आंकड़े निकालने हैं, डाटा निकालना, कोई नंबर निकालना है, ठीक है, आप तुरंत ऑनलाइन में जाकर के हर चीज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आज बात करूं मैं, तो अगर हमें कोई भी आंकड़े इकट्ठा करने हैं तो उनमें कह सकते हैं इंटरनेट बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इंटरनेट के माध्यम से कह सकते हैं कि आज जो शोध हो रहा है, आज जो रिसर्च हो रहा है, वह इंटरनेट आने से कह सकते हैं कि बहुत तेज गति से हो रहा है। आप फटाफट रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। और आज जो सामाजिक अनुसंधान हो रहे हैं, समाज विज्ञान में या सोशियोलॉजी में जो रिसर्च हो रही है, वह रिसर्च करना बहुत आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू आज के 50 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज के 100 साल पहले रिसर्च करने में बहुत दिन लग जाता था। लेकिन आज अगर बात करूं, आज अगर आपको शोध करना है तो आप डेली एक रिसर्च कर सकते हैं। आज रिसर्च करना बहुत आसान हो गया जब से कंप्यूटर आ गया है, ठीक है, लैपटॉप आ गया है। आज लेखन का आविष्कार हो गया है, ठीक है। आज नए नए माध्यम आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, जिसके जरिए अगर आप देखेंगे आज रिसर्च करना या आज शोध करना क्या हो गया है, बहुत ज्यादा आसान हो गया। पहले की अपेक्षा में बात करूं तो बहुत ज्यादा आसान। जैसे गूगल के जरिए कह सकते हैं, शोध गंगा है, ठीक है, ये सारा ऑनलाइन है, ठीक है। मेडली एक एप्लीकेशन है, इसके जरिए अगर आप देखो सर्वे किया जा रहा। आज तो ऑनलाइन सर्वे किया जाता है, कंप्यूटर के जरिए सर्वे किए जाते हैं, इनके जरिए सर्वे किया जाता है ना। जैसे आप देखो ऑनलाइन सर्वे किया, तो इन चीजों के यानी आईटीसी का प्रयोग करके किया जा रहा। अगर आप देखेंगे तो उसका प्रयोग करके पूरा रिसर्च हो रहा, पूरा शोध हो रहा। तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, इनका प्रयोग करके अगर आप देखेंगे आज पूरा रिसर्च किया जा रहा, शोध किया जा रहा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 11 से आपको सूचना संचार और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में यूज किया जा रहा है, ये आपके जरूर पूछा जा सकता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक जो भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम में आ सकता था, वो मैंने सारा बताने का प्रयास किया है। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, जिनको मैंने पढ़ाया है, उन्हीं को अगर आप लोग पढ़ करके चले जाएंगे, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने। कितने करने हैं? 8 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। और जो मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं 100% कह सकता हूं कि आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िए और बाद में आप अपनी किताब बुक में भी एक बार जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, उन टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से रीड करके चले जाना। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आपको कोई और क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आपका अगर और भी सब्जेक्ट एग्जाम है, मुझे पता आपका भी एक सब्जेक्ट एग्जाम होगा BSOC 133, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है।
अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे या अगर आप सीधा करके अगर यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना BSOC 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेरी वीडियो जरूर आ जाएगी। आप उसको देख करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जब आपका एग्जामों का टाइम मिलेगा तो हम लोग उसकी भी वीडियो जरूर बना लेंगे। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। और बाकी इस जो मैं टॉपिक पढ़ा इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है?